Okay. So you have four blocks. उधर चला जा बेटे. You have 4 blocks. Block 1, 2, 3, 4. और तीनों के 4 ब्लॉक्स के अंदर सब चैप्टर्स हैं. फर्स्ट ब्लॉक के अंदर, यस, नेक्स्ट पेज. जैसे फर्स्ट ब्लॉक आया, इंट्रोडक्शन ऑन एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज. इसके 3 चैप्टर्स हैं, 3 यूनिट्स हैं. अवर एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, मेजर इकोसिस्टम. से हम तीनों के तीनों आज हम इसको कवर करेंगे. सेकंड ब्लॉक आपने पढ़ लिया, नेचुरल रिसोर्सेज. इसी तरह थर्ड ब्लॉक के अंदर एनवायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न्स. इनके सब चैप्टर्स हैं. किसी के अंदर 3 चैप्टर्स हैं, किसी के अंदर 4 चैप्टर्स हैं. लेट्स मूव अहेड. सो अब हम चलते हैं पहले यूनिट पर, इंट्रोडक्शन एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज. लेट अस सी द फर्स्ट, अवर एनवायरनमेंट. इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं जिस पे आप फोकस करो. एनवायरनमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. इट इज सम टोटल ऑफ लिविंग. हाँ जी, हाँ, इसी का ही होगा. बस यही है जी, वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, यही है जो. बेटा ऐसा करो, पिताजी जो बोल रहा है उसे म्यूट कर दो. मैं एक दो साइड पीछे ले आया. मेरा बंद हो. कौन पढ़ रहा है, कौन इतना है वो देखता है. अब इसका तो मैं लोग नहीं करेगा, इनको पता आ गया सन्नू कुमार है. तो आपके एक घंटे बाद फिर दोबारा लोग एलिमेंट्स हैं तो एडजस्ट करने के टाइम काउंट करो. श्वेता मैम शोर बहुत आ रहा है. आप इस लड़के को बाहर कर दीजिए. ऐसा ही हो उसके रोज. मिस्टर मंजीत अपने आप को म्यूट करें. सरिता म्यूट करे, शिल्पा म्यूट करे, शिवानी म्यूट करे. हाँ यही करवा देंगे ना जी ना. आप पे ओटीपी पूछ लेंगे अगर आपके नंबर पर चाहिए. तो लोटस दिस इज, और ये वर्ड एक फ्रेंच वर्ड से आया, एनवायरन से. ये आपको पूछ सकता है फ्रॉम वेयर दिस वर्ड इज. फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरन which means to encircle, surround. Environment का मतलब है environment का मतलब है, optioning means environment is interaction between. अभी तो ऐसा ही स्टार्ट नहीं हुआ है हमारे के बीच में जो भी इंटरेक्शन. मैम बीच में किसी और की बात. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. यस मैम डिस्ट्रैक्शन हो रही मैम. आ रही क्योंकि आपका कोई लड़का बीच में बोलता जा रहा है. मैम एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि दिस इज अ क्लास गोइंग ऑन और मेरा ब्योरा वाला काम अपने घर में करके आना चाहिए था. नेक्स्ट स्लाइड. उसको मैम बाहर कर दो ना ग्रुप से. मैम लेफ्ट कर दो बात कर दीजिए. श्वेता जी आपको सुन रहा है? मैम एक्चुअली होस्ट आप हो, मैं कर नहीं पा रही हूँ. तो मेरे को होस्ट नहीं ना बनाना था आपने. मैम मैंने नहीं बनाया, मैंने तो को होस्ट बनाया था. श्वेता को कहो, उसको बोलो, अनुराधा को फोन करके बोलो उसको. इस लड़के को बाहर कर दो, इसकी अटेंडेंस लगाओ ही मत. ठीक है मैम. मैम बाहर कर दो उस लड़की को. हाँ अननेसेसरीली. एक थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, 2 घंटे, और मैंने 3 यूनिट्स के, आपका तो सिलेबस कवर हो जाएगा. तो व्हाट आर द एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स. आपसे कोई पूछ सकता है कंपोनेंट्स एबायोटिक क्या होते हैं, बायोटिक क्या होते हैं. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिनमें जान नहीं है, तो जीवित नहीं है, जिनमें सोल नहीं है. बायोटिक कंपोनेंट जो जीवित है. कुछ नहीं ऐसा है. बायोटिक कंपोनेंट्स आर होने थे. बारिश. प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश, ह्यूमिडिटी एंड वाटर टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या, प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आप सब जानते हैं छोटे छोटे लाइक एल्गीज, फंजाइज, ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जीव जंतु. डिकम्पोजर्स, अगर हमारा खाना बच जाता है, वो सड़ने गलने लग जाता है, तो उसके ऊपर कौन करता है, उसको डिकम्पोजर्स कहते हैं. तो वो बायोटिक कंपोनेंट्स है. यस, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. नेक्स्ट स्लाइड. मैं किसी फोन से ज्वाइन किया है, तो अनुराधा को फोन में कर नहीं सकती. अनुराधा इज हियर. मैम मैंने उन्हें फोन कर दिया, वो कहते हैं आपने भी लेफ्ट नहीं करा ना, तो इस कारण आप ही होस्ट भी बने हुए और को होस्ट भी.
तो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट आगे से श्वेता जी जरा चेक करके रखिएगा, ऑलवेज चेक बिफोर द लेक्चर एवरीथिंग, कोई फायदा नहीं होता। नहीं मैम, ये तो होस्ट ही आप बने हुए हो। टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन सी है? नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या आती है? जो भगवान ने बना रखी है एनवायरनमेंट, उसी सारे एक सिस्टम चलते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में आपका ओशंस, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट है जो मनुष्य ने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया। वो था तो नेचुरल, पर उसको उसने बना मॉडिफाई कर दिया है। जैसे ऑर्चर्ड मतलब बाग, जैसे प्लांटेशंस पौधे लगाने, जैसे सेंचुरीज, हमने जानवरों की जो सेंचुरीज बना रखी हैं जिसमें हम जू रखते हैं, जो हम हर्बेरियम्स बनाते हैं, वो है सेंचुरीज। पार्क्स, ये सारी क्या है? ह्यूमन मॉडिफाइड है। ये आप देख रहे हैं उनकी पिक्चर साथ साथ। कुछ है ह्यूमन मेड, वो नेचर ने किया था पर इंसान बनाया। वो एक तरह का एनवायरनमेंट है जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज, सिटीज, टाउन, क्रॉप फील्ड्स, आर्टिफिशियल लेक्स, डैम्स। अब कभी बांध भगवान ने नहीं बनाए पर हमने बांध बनवाए, तो ये एक टाइप की एनवायरनमेंट है जिसकी हमने मॉडिफिकेशन करी। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। यस, नाउ व्हाट इज अ ह्यूमन? इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, इसको सिंपल समझिए। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, इंसान और एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप किस तरह बयान की गई? तो तीन थ्योरीज आई, तीन अप्रोचेस आई। उनमें एक पहले था डिटर्मिनिज्म। ये डिस्टर्बेंस किस चीज की है भाई? 1 2 3 4 5 भाई बंद कर दो। ये लोग मैम घर में ऐसे लग रहे जैसे कुछ बर्तन खड़का रहे हो। हाँ बेटे, रसोई में बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं। मैम आप सबको म्यूट कर दो, जिसको कुछ पूछना होगा हैंड रेज कर देगा। बेटे प्रॉब्लम ये है कि हमारे सेंटर से म्यूट हो नहीं रहा, नहीं तो हम तो अभी सबको म्यूट कर देते। ये अपनी समझ आनी चाहिए। मैम इनकी वजह से सबको डिस्टर्बेंस हो रही है। हाँ बेटा, मैम इनकी वजह से ना सबको डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, सॉरी। मैम आप होस्ट है मैम, जैसे कोई भी वो करता है आप उसको वो कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, आप ही कर दीजिए मैम। सॉरी मैम, आगे नहीं होएगा। अच्छा ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बाय चांस हो गया मैम। बात ये है ना बेटे, आप इसका कुछ भी करें, आप बस म्यूट करें, सुनते रहिए। ठीक है मैम, ठीक है मैम। आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे कि ये तीन थ्योरीज आई कि इंसान और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशनशिप है। तो तीन अप्रोचेस आई, अप्रोचेस भी कहते हैं, थ्योरीज भी कहते हैं। तो पहली थी डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनिज्म क्या कहती है? पॉसिबिलिज्म है, एक एनवायरमेंटलिज्म है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि व्हाट आर द थ्री अप्रोचेस, आपको तीन फिल इन द ब्लैंक्स करने पड़ेंगे, या पहले मैं आपको बताती हूँ फिर क्वेश्चन और कैसा हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिटर्मिनिज्म। अब डिटर्मिनिज्म जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया? सबसे पहले तो नाम आज कोई पूछ सकता है आपसे। जर्मन जियोग्राफर था फ्रेडरिच रेक्सेल, जिसने ये कॉन्सेप्ट आपका दिया। दिस कॉन्सेप्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ये दूसरा आ सकता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये थ्योरी का बेसिस क्या था, ये थ्योरी किस चीज पे बेस्ड है? ये कहती है कि नेचर कंट्रोल्स द ह्यूमन। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसकी थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था? फिल इन द ब्लैंक। तो आप कहोगे नेचर कंट्रोल्स द ह्यूमन और अर्थ मेड ह्यूमन। सो इसका मतलब क्या है कि जो भी इन्वायरमेंट में होता है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ह्यूमन बीइंग इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर। जो नेचर चाहती है वो होता है, इंसान खुद नहीं कर सकता। सो इसका कॉन्सेप्ट ये था। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पॉसिबिलिज्म, ये टर्म क्या कहती है? ये टर्म, ये एक फ्रेंच, ये जो थ्योरी थी एक फ्रेंच हिस्टोरियन ने दी जिसका नाम था ल्यूसिन फेब्री, राइट। पॉसिबिलिज्म क्या इंडिकेट करता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट इज पैसिव एंड ह्यूमन बीइंग इज द एक्टिव एजेंट। हम पहले क्या कह रहे थे पहली थ्योरी में कि सब कुछ जो नेचर बनाया हुआ है उससे इफेक्ट होता है,
ये थ्योरी क्या कहती है कि सारा ये जो एनवायरनमेंट है वो पैसिव है और जो ह्यूमन बीइंग है वो एक्टिव एजेंट है, और the human lacks the abilities to fully tame the nature and not victorious. As a result, some scientists, academicians thought cooperation with nature or mutual interaction between human being and आपस में mutual interaction है या उन्होंने इसका concept cooperation with the nature. तीसरा है बेटे अप्रोच environmentalism. Environmentalism is the most prevalent, most accepted theory. इसमें ये क्या कहते हैं कि this approach describes human being is the integral part. Human being nature का ही हिस्सा है, और ये approach कहती है emphasize on the wise and restrained use of natural resources and application of appropriate environment management programs, policies and strategies for the sustainable development. इंसान और एनवायरनमेंट दोनों चलते रहें, तो उस बारे में ये बात करती है. इट बेसिकली ये कहता है दिस थ्योरी इज द बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आपको ये तीनों थ्योरीज में से अब क्वेश्चन कैसे आएगा? आपकी किताब में ये क्वेश्चन है, आप उसका जवाब देंगे मुझे. द अप्रोच ऑफ डिटरमिनिज्म, आपका प्लान है. The approach of determinism is based on the concept of dash or dash. बताइए इसका क्या fill in the blank होगा? मुझे नेचर कंट्रोल ह्यूमन और अर्थ मेड ह्यूमंस. वेरी गुड, वेरी गुड. कौन बोला है ये बेटा? आशीष कुमार. अच्छा, वेरी गुड. अब दूसरा क्वेश्चन आता है, पॉसिबिलिज्म इंडिकेट्स that the physical environment is dash and human being is dash agent, liberty to choose between the ranges of environmental facilities. इसमें dash fill in the blanks आया है. फर्स्ट fill in the blank में क्या आएगा? physical environment is passive, और दूसरे में आएगा human being एक्टिव. मतलब इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, कोई थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगी आपको. अच्छा, environmentalism emphasizes on and dash use of natural resources. क्या आएगा बेटा? बताओ फटाफट. बेटा ये है एनवायरनमेंट कहता है वाइज emphasizes wise and restrained, मतलब वहां पर ही यूज करो जितनी जरूरत है. restrained का मतलब है जितना जरूरत है अपने आप को रिस्ट्रेन कीजिए. wise and restrained use of natural resources. अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसे करेंगे तो आप दोनों मिलकर चल सकते हैं, एनवायरनमेंट ज्यादा देर तक चल सकता है. अगला कॉन्सेप्ट आया बेटे, एक क्वेश्चन आता है सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है? हम कहते हैं अरे इतनी गर्मी पड़ी, हम सस्टेन कर गए, मतलब टू एंड्योर, हम बर्दाश्त कर सके, हम बच गए. कोविड आया, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी इसलिए मैं उसमें निकल गई, मैं सस्टेन कर गई इस भी पेंडेमिक में, तो हम एंड्योर कर गए, इसका मतलब ये होता है. और सस्टेनेबिलिटी क्या रेफर करती है? इट्स द प्रोसेस which can be continued indefinitely without depleting the resource base on which it depends. इसका मतलब है बेटा, अगर हमारे को भगवान ने कुछ रिसोर्सेज दिए हुए हैं, अगर वो रिसोर्सेज हमारे जब तक चलते रहेंगे तब तक ये ह्यूमन लाइफ चलती रहेगी. अगर ये रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे तो हम नहीं चलेंगे, मीन्स वी विल नॉट बी सस्टेनेबल. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी. नेक्स्ट प्लीज. फिर एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि आप ये कैसे अटेन करेंगे? व्हाट आर द प्रायोरिटीज एरियाज ऑफ सस्टेनेबिलिटी? अगर आप सस्टेन होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मनुष्य जीवन, ये पृथ्वी, ये सारा बायोस्फीयर, ये सारा ब्रह्मांड चलता रहे, तो उसके लिए आप क्या चाहते हो? कैसे होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट? उसका रीजन पहला क्या लिखा है आपके सामने? क्या आया? स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ. जब तक अगर जमीन थोड़ी है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी तो कोई ना कोई मरेगा और कोई ना कोई जीवित रहेगा, है ना. सो देयर शुड बी स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ. दूसरा क्या है? रिड्यूस पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड थर्ड बाय डेप्थ. मतलब
अगर आपकी आपकी हेल्थ नहीं होगी, लॉन्गेविटी नहीं होगी, लिटरेसी नहीं होगी, आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तो आप गरीब रहेंगे। गरीब रहेगा जब भी, अभी भी आप पढ़ रहे हो कि अगर डिफरेंस ऑफ इनकम हो जाता है तो ब्लड शेड हो जाएगा, आपस में लोग एक दूसरे को मारेंगे, सिविल वॉर हो जाएगी, क्योंकि लोगों को लिमिटेड लोग, पुअर लोग कैसे खाना खाएगा जब तक उसको नहीं मिलेगा? हाउ कैन दे सर्वाइव? मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल। अगर आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर चलती रहे, आपको कई बार मैंने बताया कि अब हमारे कहीं पंजाब में बठिंडा के पास जमीन के अंदर एक्टिविटी है, वो जमीन ही खराब हो गई। अगर उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ गया तो आप जो भी सब्जी लेते हैं उसमें रेडियो एक्टिविटी आती है, और जब आप वो सब्जी को खाते हैं तो आपको कैंसर हो जाता है। तभी एक पूरी ट्रेन जयपुर की कैंसर ट्रेन के नाम से फेमस है, उस एरिया से चलती है। तो अगर आपने एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाइए, अब उस जमीन का कोई कुछ नहीं खा सकता, अगर वो उपजाऊ भी है तब भी उसकी कोई सब्जी नहीं उगाएगा, तो उसको सस्टेनेबल बनाने का मतलब हमें सॉइल इरोजन रोकनी चाहिए, हमें गलत एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पेस्टिसाइड सीख जाएंगे, ज्यादा पोल्यूशन होगी, ज्यादा बायोडिग्रेडेशन होगी और हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटेट्स। फॉरेस्ट अगर नहीं होते तो क्या होता है, एफॉरेस्टेशन वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है, वहां पे वेटलैंड्स बन जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाता है। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए जरूरी है टू प्रोटेक्ट योर फॉरेस्ट। फिर क्या है, मेक वाटर एंड एनर्जी कंजर्व एनर्जी करें। आपने देखा होगा कि अभी गुजरात में प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी विंड की एनर्जी प्रोड्यूस करने का बना, सोलर पैनल्स लगा दिए, राइट। तो ये अगर आप इसको एनर्जी को यूज करोगे सस्टेन नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप ऑयल यूज करते हो, पेट्रोल यूज करते हो, फ्यूल यूज करते हो, कोल यूज करते हो, तो आपकी पोल्यूशन होगी, लैंड डिग्रेडेशन होगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी। अगर आप कोल को यूज करते रहोगे, कोल तो बेटे लाखों करोड़ों साल के बाद बना ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ, अगर कोल खत्म हो गया तो हाउ यू विल डू इट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड मेक एनर्जी एंड वाटर सस्टेनेबल। पानी पोर्टेबल रहना चाहिए, अगर ड्रिंकिंग वाटर होगा तब भी इंसान जी, बीमारियां हो जाती हैं। आप जितनी ज्यादा वेस्ट करोगे उतनी लैंड आएगी। बेटा कौन बोल रहा है प्लीज? मैम माइक कर दो इनके प्लीज। ममता, मिसेस मैडम ममता, आप क्लास छोड़ दीजिए ना बेटा अगर आपने बात करनी है। शिवानी ठाकुर अपना मोबाइल पे म्यूट करो माइक। मिसेस शिवानी ठाकुर, शिवानी ठाकुर, आई डोंट अंडरस्टैंड। एक तो आप वैसे ही डिस्टेंस। आरती देवी अपना माइक ऑफ करो। You should have a common sense. So reduce water generation, waste पे बेटा जितनी भी वेस्ट जनरेट करोगे लैंड फिलिंग होगी। अगले चैप्टर्स में आएगा कि उसका कितना नुकसान है, इसलिए हमें उतनी लैंड देनी पड़ती है, बायोडिग्रेडेशन के मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। अगर हमें सब कुछ सस्टेनेबल करना है, वी शुड थिंक अबाउट दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज? अगली स्लाइड। हम ये एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ा क्यों रहे हैं? तो वो पूछ सकते हैं कभी, टिक और राइट सेंस में पूछ सकते हैं। तो उसमें है कि एनवायरमेंट, अब भारत का एनवायरमेंट भारत का नहीं रह गया, पूरी दुनिया का एनवायरमेंट एक दूसरे को इफेक्ट कर रहा है। अगर कहीं पे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, ओजोन डिप्लीशन हो रही है, एसिड रेन हो रही है, मैरीन पोल्यूशन हो रही है, तो वहां की बायोडायवर्सिटी लूज होएगी, और इसलिए वो उसी को नहीं इफेक्ट करेगा, वो आपको भी इफेक्ट करेगा। सेकेंड, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? एमर्जेंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन द वेक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। आपके जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, पैसा कमाने के लिए नई इंडस्ट्रीज आई। आप ये देख रहे हैं अर्बनाइजेशन हो रही है,
मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो रहा है, एग्रीकल्चर हाउसिंग बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है बेटे, जमीन कम होती जा रही है। सो इस इमरजेंसी को अब हमें देखना पड़ेगा, हाउ वी कैन सेव अर्थ, हाउ कैन वी हैव मोर। आप पूरे दुनिया का एक ही मुद्दा है कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट कवर करो, नहीं तो आपके यहाँ पर बारिश होनी बंद हो जाएगी, जमीन मिलेगी नहीं, एग्रीकल्चर चलेगी नहीं, आपको ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाउ यू विल रन द लाइफ? सो देयर आर सम मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट से कुछ कारण है जिसके कारण हम नहीं कर सके, वी कुड नॉट डू दिस। वी हैव टू स्टडी दिस एनवायरमेंटल स्टडी सो दैट वी कैन लर्न द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। नेक्स्ट स्लाइड, एक्सप्लोसिव इंक्रीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए आपको पता होगा कि वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स 1 in every 7 person in this planet lives in India। हालात ये हैं ये, and 16% of the world population and only 2.4% of its land area, there is a heavy pressure on the natural resources including the land. This emphasizes the need of efficient management of natural resources। अगर अभी भी natural resources का ध्यान से नहीं उपयोग करेंगे तो ये समझना जरूरी है कि how important is to control the population, otherwise this will affect the environment। आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी एक वो लेके आना चाहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल का एक कानून। Do you know, all of you? Queen of Hearts joined, very good, welcome। मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. Okay, I hope you are understanding। ठीक है बेटा। Need for an environment and alternative solutions। मैंने अभी आपको बताया कि अब आप ये देख रहे हैं कि पेट्रोल के रेट्स कहाँ जा रहे हैं। हाउ एक्सपेंसिव इज द पेट्रोल, क्योंकि ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर एक बार भी ये खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा हमारा, पानी अगर पोल्यूट हो जाएगा तो क्या होगा हमारा। सो these are very important things, so we have to find some alternative solutions। और जब तक हम सारे दुनिया के लोग इस चीज को पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, अगर हम समझेंगे नहीं तो हाउ कैन वी एक्ट अपॉन। तो अगर आपने डेवलपमेंट, हाउ यू विल डू द डेवलपमेंट, कितनी लगातार आप किस तरह डेवलपमेंट के सोर्स, क्योंकि जब हम कोई डेवलपमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हमारे क्रशर्स भी चलते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस भी होती हैं। सो आपकी एक चीज से काफी सारी चीजें लर्न है एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द एनवायरमेंटल पोल्यूशंस। और इन सब चीजों को जानने के लिए वी स्टडीज दिस एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसके लिए ये आपका पेपर शामिल किया गया इग्नू के द्वारा। सो बाय दिस आई एंड द फर्स्ट चैप्टर, जिसमें मेरे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैंने आपसे शेयर किया है, और आपने इनको समझना है कि दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। ओके, so let us now move to the second unit, that is ecosystems। सबसे पहले तो इकोसिस्टम को समझो कि इकोसिस्टम है क्या चीज। इकोसिस्टम लगातार चलने की चीज है, कुछ ना कुछ इसमें होता रहता है, इसलिए शब्द यूज किया गया डायनेमिक सिस्टम, which involves interaction between living and non living things। लिविंग चीजें भी हैं, नॉन लिविंग चीजें भी हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ आदान प्रदान होता रहता है, जिसको हम इनपुट, ट्रांसफर, स्टोरेज, आउटपुट, एनर्जी लेवल कहते हैं। सो ये सब चीजें जहां होती हैं वो एक इकोसिस्टम है। जितनी भी ऑल द प्रोसेसेस दैट अकर इन इकोसिस्टम आर एनर्जी डिपेंडेंट। मैं अभी आपको समझाऊंगी कि किस तरह ने एक पूरा सिस्टम के ऊपर, ये सिस्टम अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। सो इकोसिस्टम्स कंपोजिशन के ऊपर किस किस चीज से बने हुए हैं, किस नंबर के हैं, किस तरह की स्पीशीज हैं, किस रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या हैं। these are the factors which defines the ecosystem and which affects the ecosystem। next slide। अब आप इसको समझो कि इकोसिस्टम के अंदर चीजें क्या हैं। एक तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है, एक है फंक्शनल। दो चीजें हैं इसके अंदर,
स्ट्रक्चरल फीचर मतलब वो किस तरह बना हुआ है, फंक्शनल फीचर उसमें क्या क्या होता रहे, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स के ऊपर कि इकोसिस्टम किस चीज का बना है। जैसे मैंने पहले बताया उसमें एबायोटिक कंपोनेंट है जिनको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते हैं। और अब एबायोटिक कंपोनेंट के भी कई 3 तरह हैं। उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स खाली मेटल्स मिनरल्स इनसे बनते हैं। सो उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये चीजें आती हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स विच आर राइट। तीसरा है क्लाइमेट रेजिम्स जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, कहीं की टोपोग्राफी होती है, कहीं पठार हैं, कहीं पहाड़ हैं, उसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। भाई इस जमीन की क्या टोपोग्राफी है जी? ये तो पठार है, समतल जमीन है, समझाई। सो ये टोपोग्राफी वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। तो हमारे एबायोटिक ऐसी चीजें जिसमें जान नहीं होती वो उनको कहते हैं एबायोटिक। ये 3 तरह की कैटेगरीज थी जो कि इकोसिस्टम में पाई जाती है। बायोटिक लिविंग कंपोनेंट, उसमें क्या आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन भी आएगा, प्रोड्यूसर्स, दूसरा कंज्यूमर्स, तीसरा डिकम्पोजर्स। अब इन तीनों के बारे में कोई आपको पूछेगा, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? पौधे। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो इन पौधों को खाते हैं। फिर इनको खाने वाले कौन होते हैं? इन एक कंज्यूमर, 2 आगे मैं पढ़ाऊंगी कि किस तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। फिर है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स के लिए हम दूसरा शब्द, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, गल जा, उसके अंदर जो खराब हो गई, सब्जी गल गई, आज मनुष्य मर गया, उनके ऊपर जो काम करते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। और यहाँ सेप्रोट्रॉप्स कह सकते हैं। तो आपको कोई पूछ सकता है व्हाट आर सेप्रोट्रॉप्स, तो आप बताएंगे। मैं आगे अब आपको इसको आगे बढ़ाती हूँ, आगे चलिए। अब आते हैं प्रोड्यूसर्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया एबायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहला, बायोटिक कंपोनेंट का सबसे पहले क्या है? प्रोड्यूसर्स। बेटा आप पत्तों में हरा हरा रंग देखते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है? उस पिगमेंट का नाम क्या है? Chlorophyll. वेरी गुड, शाबाश। ये क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन पिगमेंट, और कईयों में पर्पल बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में भी इनका ये क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी से को ट्रैप करते हैं, ठीक है। और सूरज की रोशनी को ट्रैप लेते हैं, नीचे से पानी लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक भोजन की प्रक्रिया करते हैं बनाने की, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। जो हमारे, वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस एक फूड बनाता है ऑर्गेनाइजर विद द हेल्प इन द प्रोसेस। हरे सनलाइट, और मैंने बताया उससे एक भोजन बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस। उससे क्या बनते हैं? जो हमारे पेड़ों में फ्रूट्स बनते हैं, ये सब कुछ क्या है? ये एक तरह का इन्होंने भोजन बनाया और एक फॉर्म में डिपॉजिट किया, उसको आप तोड़ के खाते हो, दैट इज थिंग, है ना। सो दूसरा एक और तरह के भी होते हैं बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं जो कि कीमोसिंथेसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, एक वर्ड और आता है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस का मतलब खाना वो भी बनाते हैं बैक्टीरिया से, खाली पौधे नहीं बनाते, इसलिए आपको ये वर्ड बताया जा रहा है। सो वो भी अपना खाना बनाते हैं, वो सन की एनर्जी नहीं यूज करते। वो फिर क्या करते हैं? वो जो अर्थ में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शंस के जरिए से they use simple chemicals released from the inner of the earth and prepare the food with the process जिसको हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। सो बेटे या वो क्लोरोफिल वाले प्लांट्स अपना खाना बनाए, या जो बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस से अपना खाना बनाए, दोनों के दोनों को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और प्रोड्यूसर्स का दूसरा वर्ड क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। ये मैम कीमोसिंथेसिस का कोई एग्जांपल है? कुछ एग्जांपल कोई? बैक्टीरियाज हैं बेटे, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो कि बनाते ही कीमोसिंथेसिस से खाना है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो ओके, अब आगे चलूं बेटा। आपको वर्ड पता होना चाहिए, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स दोनों एक चीजें हैं। एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो आप बताएं। अब आया बेटे कंज्यूमर्स।
ऑल ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, they cannot prepare their, but they depend upon the food through energy through the by eating the autotrophs or the producers. जो पौधे खाते हैं, ये कोई भी कंज्यूमर अपना खाना नहीं बना सकता। अगर वो ये जो लोग अपना खाना नहीं बनाते और अपनी एनर्जी की नीड्स ताकि वो सरवाइव करते रहें, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, उनको हम कहते हैं, या इन जर्नल इन्होंने वर्ड यूज किया है, सारे कंज्यूमर्स का नाम है हेट्रोट्रॉफ्स या फैगोट्रॉफ्स। मैं इन वर्ड्स को आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में आए तो आप समझ पाए बेटा। ये सारे कंज्यूमर्स का टोटल नाम है, बट इन कंज्यूमर्स में भी कैटेगरी है, कोई प्राइमरी कंज्यूमर है, कोई सेकेंडरी कंज्यूमर है, कोई टर्शरी कंज्यूमर है। तो आप पूछोगे ये क्या मतलब है इस बात का? जो कंज्यूमर्स पौधे को खाते हैं, जैसे आपके ग्रास हॉपर हो गया बेटा, है ना, बर्ड्स हो गए कई, वो खाली आपके ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, तो उनको हम एक तो वर्ड, वो है तो कंज्यूमर, उसने खाना नहीं बनाया, पर उसको कहेंगे हर्बीवोर, कि वो जो है प्लांट पे खाली जीवित रहा, उसने अपना भोजन। पर कुछ जो ग्रास हॉपर है उसने तो पौधा खाया, उस पौधे ग्रास हॉपर को अगर कोई और खाता है, दैट विल बी कॉल्ड, ये सारे कार्निवोर्स भी हैं, इनको कार्निवोरस जो मांस खाएं, जो खाली प्लांट्स को खाते हैं उनको हर्बीवोर कहते हैं, पर जो जानवर को खाएं, एक दूसरे जानवर को खाएं, वो सारे के सारे कार्निवोरस हैं। अब सेकेंडरी कार्निवोरस क्या है? ये सारे कंज्यूमर्स, कैटेगरीज कंज्यूमर्स जो कार्निवोरस हैं। अगर जो सेकेंडरी कार्निवोरस क्या है? जो प्राइमरी कार्निवोरस को खाए, जो प्राइमरी हर्बीवोरस को खाए, वो आपका कार्निवोरस है। और इस कार्निवोरस को फिर कोई सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा, वो टर्शरी कार्निवोरस है। वो मैं आपको अभी एक चेन समझाऊंगी वो कैसे। कुछ जानवर जैसे लॉयन, टाइगर, वल्चर्स, इनको कोई नहीं खा पाता, ये सदा कहाँ आएंगे? दे आर कॉल्ड टॉप कार्निवोरस। क्या कहेंगे बेटे उनको? दे आर टॉप कार्निवोरस, दे आर नॉट किल्ड बाय एनी ऑफ द पर्सन्स। सो नाउ कम द डिकम्पोजर्स। मैंने आपको पढ़ाया था सेप्रोफाइट्स, ठीक है, इसको मैंने समझा दिया है आपको कि आप कुछ बैक्टीरियाज, कुछ माइक्रो, आपकी जैसे डेड बॉडी होती है, हम भी मनुष्य, हम मरते हैं तो हमें बर्फ में रखना पड़ता है बेटे, क्योंकि हमारी बॉडी से स्मेल आने लग जाती है। उसी वक्त हमारे एनवायरनमेंट में बैक्टीरियाज अवेलेबल हर टाइम है, ये तो हमारी इम्यूनिटी है जो हमारे को इफेक्ट नहीं करते। तो कुछ बैक्टीरियाज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ फंगस क्या करते हैं? उस मरे हुए चीज को डिकम्पोज करते हैं, उसके ऊपर एक्शन करते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, और ताकि वो बॉडी डिकम्पोज हो जाए और दोबारा उसकी रिसाइकलिंग हो जाए, वो दोबारा सारा मटेरियल उसी पृथ्वी में आ जाए और सारी रिसाइकलिंग होकर दोबारा उसी सिस्टम में जो हमारे शरीर में प्रोटीन्स गई, कार्बोहाइड्रेट्स गए, मिनरल्स गए, वो सारे के सारे दोबारा जमीन में आ जाए। सो जो जानवर, जो बैक्टीरियाज, जो फंजाई ऐसा काम करती हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स या सेप्रोफाइट्स कहते हैं, या रिड्यूसर्स भी कहते हैं। सो बाय दिस वी एंड द बायोटिक कंपोनेंट्स। 3 तरह के बायोटिक कंपोनेंट्स थे, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। श्वेता, मैडम श्वेता, 1 मिनट मैम कर रही हूँ। आपका क्वेश्चन कैसा आएगा इसके अंदर? कुछ आपको वो दे रखे हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल उन्होंने दे रखा है एनर्जी, कंज्यूमर, एनवायरनमेंट, कुछ दे रखे हैं, काफी सारे दे रखे हैं। उन्होंने कहा है इकोसिस्टम में एक तरफ बायोटिक बना दिया, एक तरफ एबायोटिक बना दिया,
और कहा कि ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बताओ इनमें से चुन चुन के बताओ बायोटिक क्या है, एबायोटिक क्या है। आपको कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा व्हाट आर बायोटिक, कोई लंबा लिखने का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको कुछ ना कुछ लिख देंगे, उसमें से चुन चुन कर आपको उसमें भरना होगा। पानी दे जाओ, राइट। अब आपको जब तक स्लाइड आ रही है बेटा, एक मैंने इसका एग्जांपल दे दिया, मुझे अब आप एक बताएं, बायोटिक और एबायोटिक के दो खाने हैं, मुझे बताओ एनर्जी किसमें आएगी? एनर्जी, ओके। मुझे बताओ कंज्यूमर्स किसमें आएंगे, बायोटिक एबायोटिक? बायोटिक। बायोटिक, वेरी गुड। एनवायरनमेंट किसमें आएगी? बायोटिक। बायोटिक। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स किसमें आएंगे? एबायोटिक। एबायोटिक, एबायोटिक, शाबाश। डिकम्पोजर्स किसमें आएंगे? एबायोटिक। बायोटिक। प्राइमरी प्रोड्यूसर किसमें आएगा? बायोटिक। बायोटिक। सॉइल किसमें? सॉरी मैम, क्लियर नहीं आया, पार्डन। सॉइल, 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 सॉइल अबायोटिक। एबायोटिक में सारे बच्चे वेरी गुड, अलर्ट बैठे हैं एकदम। अच्छा, अब हम चलते हैं बेटे आने वाले टाइम में ट्रॉफिक लेवल्स। मैडम स्लाइड अभी कर देंगी। अच्छा, फंक्शनल फीचर्स बताए हैं मैडम ने। देखो इसमें फंक्शनल फीचर्स में क्या है बेटा कि इसमें कई एनर्जी साइकिल्स होंगी। अब ये जो बायोटिक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, कंज्यूमर्स ने खाया, सेप्रोफाइट्स ने तोड़ा, ये कोई ना किसी तरह तो ये चेन बनती होगी ना, तो इनको कहते हैं फूड चेन्स। और जब हमारा एक चीज से दूसरी चीज ने खाया, तो जो पहले वाले ने जो एनर्जी कन्वर्ट की थी फूड की फॉर्म में, हम खाना क्यों खाते हैं? और हम खाना ना खाएं, हम कहेंगे ओ हम तो चल ही नहीं सकते जी, हमारे तो फास्ट थे जी, हम तो बहुत कमजोर हो गए जी, कोविड में बीमार होके उठे जी, बड़े फिजिकली वीक हैं हम जी। क्यों? क्योंकि हमने खाना नहीं खाया, हमने भोजन नहीं लिया प्रॉपर, उससे हमारे अंदर ऊर्जा नहीं पैदा हुई, एनर्जी नहीं पैदा हुई। तो ये एनर्जी जब हम कोई और चीज किसी चीज के खाते हैं तो वो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो हम उसको कहते हैं एनर्जी साइकिल्स। और उसको एक चीज दूसरी को खाती है, दूसरी को तीसरी खाती है, उनको कहते हैं फूड चेन्स। ऐसे न्यूट्रिशनल साइकिल्स, जैसे मैंने आपको बताया किसी चीज, बारिश का पानी उड़ा, बादल बना, दोबारा बारिश आई, फिर ओशंस में आ गया, ये क्या है? ये साइकिल्स हैं। ऐसे न्यूट्रिशन की साइकिल्स चलती हैं, नाइट्रोजन साइकिल चलती है, ये सारे जो कार्य चलते हैं, ये सारा जो फ्लो चलता है उसको हम फंक्शनल फीचर्स कहते हैं। अब मैं आपको उसका एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे पहले ये स्लाइड आई है कि एक इकोसिस्टम में एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, इस क्वेश्चन के ऊपर। ये इकोसिस्टम डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने आपको दिखाया है। सबसे बड़ी क्या चीज? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या चीज है बेटे? बायोस्फीयर वो हिस्सा है हमारी अर्थ का जिसको हम सारे लोग, जिसके अंदर हम रहते हैं, राइट? बहुत बड़ा ब्रह्मांड जिसके अंदर हम रहते हैं, फिर उसका बायोम, फिर लैंडस्केप, फिर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज रहती हैं, उस कम्युनिटी की एक पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन, दूसरे की पॉपुलेशन, और उन सब का सबसे छोटा हिस्सा है इंडिविजुअल। कोई भी आपको ये ऑर्डर पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, बताओ जी ये 6-8 चीजें पड़ी हैं, इनको सीरी में लगाओ, कौन सा इकोसिस्टम में डिक्रीजिंग ऑर्डर है? इसलिए मैंने ये आपके लिए स्लाइड तैयार करी। अगली स्लाइड क्या है? अच्छा, अब बायोस्फीयर भी बेटे जी बड़े मजे की बात है। एक है लिथोस्फीयर जिसमें लैंड आती है, लैंड का जो पार्ट है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। फिर हाइड्रोस्फीयर, ये आपको पता होना चाहिए भी बायोस्फीयर की सब डिवीजन क्या है। बायोस्फीयर तो बहुत बड़ा हिस्सा है पृथ्वी का जिसमें लोग रह रहे हैं, जिसमें कोई जानवर रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं। अगर लैंड के हैं दैट इज लिथोस्फीयर, पानी में है तो हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो वर्ड जहां भी आएगा इट हैज सम इंडिकेशन विद वाटर, हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोस्फीयर,
समझ आई? जहाँ पे वर्ड हाइड्रो है देयर इज लिंक्ड विद द वाटर। एटमॉस्फेयर, यहाँ पे गैसेस का इन्वेलप है। एक क्वेश्चन आएगा, मैडम ये गैसेस जो हैं कितनी दूरी तक हैं पृथ्वी से? 22.5 किलोमीटर तक खाली हवा है हमारे यहाँ पर, ओनली 22.5 किलोमीटर। जब भी हमारे रॉकेट्स जाते हैं तो 25.5 किलोमीटर तक हमारा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी इफेक्ट करती है और कोई भी चीज वापस आ जाएगी। पर एक बार आप 22.5 किलोमीटर बाहर निकल गए इस इन्वेलप से, तो आपको कोई गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी अट्रैक्ट नहीं कर सकती। इसलिए जितने हमारे स्पेस के साथ वो इसको छूते हुए जाते हैं। इसको मैम हिंदी में क्षोभ मंडल बोलते हैं, जहाँ तक हवा है। हाँ बेटा, आपकी हिंदी की बुक नहीं है बेटा, अगर मैं आपको इसी भी हिंदी में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए और आप इसको देख सकते हैं। यस, ये आपने क्या कहा है? आपके पास आपकी हिंदी की बुक्स है ना बेटा? अच्छा, बिल्कुल ठीक है। नाउ लेट अस सी, नाउ लेट अस मूव टू अनदर। please mute yourself. बेटा मेरी आवाज आ रही है ना? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम, अब आ गई। क्लियर नहीं आ रही है। आ गई, मैं बीच में घूम गई थी, अब आ गई हूँ। यस मैम, यस मैम। मैम। चलो ठीक है बेटा, दिस इज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड श्वेता जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, ट्रॉफिक लेवल्स। इससे मैं कैसे आपको, जैसे मैंने ट्रॉफिक लेवल्स refers to the number of position or a level of a food chain or ecological pyramid। ये क्या है बेटे? जब एक फूड चेन चलती है, एक फूड चेन चलती है, लेवल 1 पे व्यक्ति आता है, फूड चेन स्टार्ट हुई ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 1 से फूड चेन गई, वहां पर एक प्राइमरी कंज्यूमर। बेटे मेरे को ना कहीं बैटरी ना डाउन हो गई। हाँ, चार्जर लगा दे। अच्छा, लाइट नहीं, बैटरी पड़ी है मेरी टेबल पर वहां। हाँ, और मेरी वायर भी वहीं लगी। सो ट्रॉफिक लेवल बेटे, जब हम चलते हैं सबसे पहला हमारा पौधा है, सदा प्राइमरी प्रोड्यूसर ही आएगा। आप प्रोड्यूसर से चलोगे, आगे चलते जाओगे, आप डिपेंड करता है कि आप प्रोड्यूसर से कितनी दूर हो। अगर आपने एकदम ही प्लांट को खा लिया तो आपकी ट्रॉफिक लेवल 1, फिर उस प्लांट वाले ने प्लांट को खा लिया, ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर 1, ग्रास हॉपर को खा लिया एक बर्ड ने, ट्रॉफिक लेवल 2, फिर बर्ड को खा लिया तीसरे ने, ट्रॉफिक लेवल 3, फिर 3 ने खा लिया ट्रॉफिक। कितना दूर हो, ये सारों को कहते हैं ट्रॉफिक लेवल 1 is occupied by primary producers which is known as autotrophs, जैसे मैंने बताया। The next trophic level in the food chain, मतलब जो खा रहे हैं, और pyramid is level जो उनको खाते हैं। These are the trophic levels। इसको इसलिए it is the position or a level, इसमें लगा, it is a position or a level in the food chain of a pyramid। आपको अब मैं food chain समझाती हूँ तो you will learn more। Next slide। इसको ध्यान से देखो, इस पिक्चर को। इस पिक्चर में पहले ग्रास लगी हुई है। दो चीजों की मैंने फूड चेन दिखाई, एक एक्वेटिक और एक लैंड की। ग्रास लगी हुई है नीचे, उस ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने। इसको आपने देखा, ट्रॉफिक लेवल 1 कौन सी है? ग्रास। ट्रॉफिक लेवल 2 कौन सी है? ग्रास हॉपर, जिसने की ग्रास को खा लिया। चल नहीं रहा। Am I audible to all of you बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. आप देख रहे हो, बड़े ध्यान से पिक्चर को देखो। फिर बेटा ट्रॉफिक ग्रास हॉपर को खा लिया मेंढक ने, क्या बन गई? ट्रॉफिक लेवल 3।
और ये जो चल रही है ना चेन, ग्रास से ग्रास हॉपर, फिर फ्रॉग, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, वो आ गया ट्रॉफिक लेवल 4, स्नेक को खा गई ईगल, ट्रॉफिक लेवल 5। तो ये तो ट्रॉफिक लेवल्स हो गई। और जो आपकी ये जो चल रहे हैं एरो वाले चल रहे हैं, एरो आपकी ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, इसको कहते हैं फूड चेन। समझ आ गया मेरे बच्चों? Yes, ma'am. दिस इज द फूड चेन, दिस इज फूड चेन और दिस इज ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ऐसे मैंने आपको पानी में दिखाया। तो पानी में आपके पौधे जीते हैं ना, उनको पौधों को कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटो जो अपना खाना लाइट से बनाते हैं उनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन, जो उन पौधों को जानवर खा लें उनको कहते हैं जू। जू मतलब सदा होता है जानवर, जंतु, इंसेक्ट्स होते हैं जो इनको पौधों को, स्मॉल स्मॉल पौधों को खा लेते हैं, उनको कह देते हैं जू। प्लैंक्टन का मतलब होता है पानी में। अच्छा, उस जू प्लैंक्टन को खा लिया स्मॉल मछली ने, मछली का लेवल हो गया 3 और फूड चेन में आ गया उसका नंबर। फिर उसको मछली को खा लिया लार्ज फिश ने, लार्ज फिश को, उससे बड़ी फिश है शार्क, उसने खा लिया। तो ये सारी की सारी किस में हो रही है ये फूड चेन? जरा ये मुझे ट्रॉफिक लेवल समझ आ गई, फूड चेन समझ आ गई। अब मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा सवाल ये है, ये फूड चेन कहाँ हो रही है? बायोस्फीयर का ये कौन सा हिस्सा है? और जो मैंने पहले दिखाई थी वो कौन सा हिस्सा था? बताओ जरा, फर्स्ट बताओ मेरी फूड चेन कौन सा बायोस्फीयर का हिस्सा है जिसमें वो चल रही थी? Lithosphere. वेरी गुड, शाबाश। और ये दूसरी जो फूड चेन है ये कहाँ चल रही है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर। शाबाश, इसका मतलब आप सब जागे हुए हो बेटे, सोया नहीं कोई भी। वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। ये एग्जाम्पल आ सकते हैं आपको ये एग्जाम्पल आएंगे लाइफ में, याद रखना। अब मैं आगे समझा रही हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे। अभी तो मैंने मोटी मोटी बात आपको समझा दी। अब वो कहते हैं जी फूड चेन भी तरह है, फूड चेन सिंपल नहीं है। तो इसको है, आपको कोई पूछे कि फूड चेन है क्या, ये तो मैंने समझा दिया आपको। अंग्रेजी में अगर कोई लिखना आ जाए तो द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, एक ने बनाई दूसरे ने खाई, दूसरे में एनर्जी गई दूसरे ने खाई, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इन ए इकोसिस्टम बाय द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ ईटिंग, बार बार खाने से, एंड बीइंग ईटन। ईट कैसे हो रहा है? कोई खाया जा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, इज नोन एज फूड चेन। अब फूड चेन का एक टाइप ऑफ फूड चेन कौन सी है? ग्रेजिंग फूड चेन। दिस टाइप ऑफ फूड चेन द प्राइमरी कंज्यूमर आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते थे बेटे? Who are herbivores? हर्बीवोर्स कौन है भाई? प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर्स क्या थे गुरुजी? सारे जितने बैठे हैं महान लोग, प्राइमरी में ना 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 ना, यही तो गलती कर जाओगे तुम लोग। मैम हिंदी में शाकाहारी। ऑटोट्रॉफ है। Plant eaters. हाँ, Plant eaters known as herbivores. यस, प्लांट ईटर्स आर हर्बीवोरस। जो पौधों को खाते हैं कंज्यूमर्स, वो हर्बीवोर्स हैं। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से होगी? प्राइमरी कंज्यूमर होगा, उसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन? प्राइमरी प्रोड्यूसर है ग्रास, उसको ग्रास हॉपर ने खाया, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक और ईगल, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, जो लिथोस्फीयर पे चल, ये इसको कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा है डेरिटस फूड चेन। डेरिटस फूड चेन, दिस फूड चेन स्टॉर्म्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस स्टार्ट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म मैटर एंड डिकेइंग एंड मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज कॉल्ड मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? जो सबसे पहला वाला चीज, जिससे पहला नंबर शुरू हो रहा है, ट्रॉफिक लेवल 1 से जो शुरू हो रहा है,
उसके बेसिस पर आपकी फूड चेन्स हैं। जो आपकी ग्रेजिंग फूड चेन है उस पर ट्रॉफिक लेवल ग्रास है। और अब आपका डिटीरियस फूड चेन, इसकी ट्रॉफिक लेवल कौन सी है? ये किससे स्टार्ट हो रही है? ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रही है, डिकेइंग मेटाबॉलिक वेस्ट से स्टार्ट हो रही है, डेड प्लांट बॉडी से स्टार्ट हो रही है। सो इसके यहाँ से डेड डिकेइंग वाटर बॉडीज के ऊपर एक्ट कौन करेगा? अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म को कौन खा गया? चूहा, मोल, जमीन में जो होते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेरिटस फूड चेन। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आ रही है बेटे? नो मैम। अब आ रही है हेलो। आपको मेरी आवाज? यस मैम, आ रही है। Yes, ma'am. अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम साउंड नहीं आ रही आपकी। अच्छा, अब आ रही है बेटे? हाँ जी मैम। यस मैम। आ रही है। ये पहला एक ग्रीन प्लांट पे जाएगा, उसको एक हर्बीवोर ने खाया या ऐसे जंतु ने खाया जिसको पैरासाइट खाते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं बेटे? जो अपना खाना नहीं बनाते, दूसरे के बने बनाए खाने के ऊपर जीवित रहते हैं, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है, ग्रास को खाया जेब्रा ने, जेब्रा से नीमेटोड्स में गया, नीमेटोड को बैक्टीरिया ने खा लिया। सो ये एक एग्जाम्पल है पैरासिटिक फूड चेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बेटे इसमें एक क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको कहा था ना फंक्शनल साइकिल्स, आपने पहले पढ़ा था कि क्या क्या पहले उसमें फंक्शंस होते हैं। उसमें हमारे फूड चेन्स थी, ट्रॉपिकल लेवल्स थी, एनर्जी ट्रांसफर थी, एक ये भी था न्यूट्रिएंट साइकिल। भाई ये न्यूट्रिएंट क्या चीज है? न्यूट्रिएंट्स हर, जैसे हमारे अंदर बेटे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन हमें चाहिए, ये चीजें, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में कोई पूछ लेगा आपको, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, जैसे या मिन्यूट अमाउंट या थोड़ी मात्रा में, उनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अमंग 100 केमिकल्स दैट अकर इन 40%, हमारे जितने 100 केमिकल्स जो हमें अवेलेबल हैं उसमें से 40 are present in the living organisms. These elements are mineral nutrients which always remain circulation, moving from non-living to living and then back to the non-living. मैंने आपको समझाया था कि एक साइकिल में एक नॉन लिविंग मतलब हम जमीन से लेते हैं। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, एक कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे ने लिया, उस न्यूट्रिएंट से, पानी से, सनलाइट से उसने भोजन बनाया, और दोबारा जब वो मर गया, डिके हो गया,
वो दोबारा ही पृथ्वी में वही वाले न्यूट्रिएंट्स दोबारा मिल गए। इसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। सो सर्कुलेशन होती रहती है नॉन लिविंग टू लिविंग एंड बैक टू नॉन लिविंग components of the ecosystem in one or more circular fashion. It's called biogeochemical cycling. ये वर्ड आपको पता होने चाहिए। सो दो तरह की साइकिलें हैं, ये पहले ध्यान से देख लो कि साइकिल शुरू कहाँ से हुई। अगर साइकिल शुरू समान, एक है गैसियस साइकिल, दूसरी है सेडिमेंट्री साइकिल। जब भी आपने शुरू करा वो साइकिल का शुरुआत, वेयर द रिजर्वायर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, पानी से शुरू हुई या हवा से शुरू हुई, उसको कहते हैं गैसियस साइकिल। अगर रिजर्वायर अर्थ है, अगर अर्थ के क्रस्ट से शुरू हुई, अर्थ के साथ से शुरू हुई, हमने मटेरियल अर्थ से लिया फिर दोबारा अर्थ में आ गया, उसको कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। ये सारे वर्ड से आपको मैंने नोट्स दिए हैं ताकि आप इसे उतना पढ़कर एग्जाम में जाएं और पेपर अपना अच्छी से समझ के करें। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। कार्बन साइकिल एग्जाम्पल है बेटे। Atmosphere carbon is fixed in the plants in the biomass and get transferred to plants to animals. So further moves to the food chain, respiration, digestion, metabolism, animals result in the transfer. जैसे अब आप ये देखते हैं कि प्लांट्स खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं, पानी जमीन से लेते हैं, पर ये कार्बन साइकिल जो है इसमें क्या दिखाया है गया कि वो हमने जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उन प्लांट्स ने उसको फिक्स करके फूड बनाया है। वो फूड किसकी फॉर्म होती है? बायोमास की फॉर्म होती है। वो जानवरों ने खाया, जानवर ने खा लिया उसको, उसमें एनर्जी ली, फीड किया एंड फर्दर द फूड की फिर क्या हुआ, शरीर में जाके रेस्पिरेशन, सांस की प्रक्रिया, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उससे क्या होता है, आप क्या करते हो, आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो। सो आपने क्या किया, दैट सम ऑफ द कार्बन बैक टू द एटमॉस्फेयर। कुछ तो कार्बन को आपने अपने शरीर में कई सारे चीजों को बनाने के लिए, जैसे हमारा एनर्जी सेंटर माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन ही होता है। तो हमारे जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो कार्बन जितना थोड़ा बहुत जला, एनर्जी दी, बाकी स्टोर हो जाता है लीवर में। तो कुछ उसमें से जितना कार्बन हमने प्लांट्स के जरिए, पहले प्लांट्स ने हवा से लिया, हवा से इंसान ने लिया और इंसान ने मेटाबॉलिज्म किया, थोड़ा सा कार्बन यूज कर लिया और थोड़ा सा कार्बन हवा में चला गया। ये क्या बन गई, कार्बन साइकिल। आपको समझ आई? आपको समझाने के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। एक ग्लोबल कार्बन साइकिल भी है, इन विच द कार्बन accumulates in the form of organic matter in the petty layers of the। कई बार कार्बन जो है आप देखते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारी सतहों पे जम जाता है। कैल्शियम कुछ हवा से ऐसे ही पौधे गए और कुछ कैल्शियम हवा में नहीं गया, बट इट डिपॉजिट्स इनटू द एट द बेड्स ऑफ द रिवर्स, ओशंस, और इसे हम कहते हैं कि ये एक सेडिमेंट्री कार्बन। एक जस्ट वर्ड दिया इन्होंने, ग्लोबल कार्बन साइकिल। आगे चलिए बेटा। नाइट्रोजन साइकिल। आपको नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन्स हम खाते हैं जी, प्रोटीन्स खानी चाहिए, हमारे मसल्स बनते हैं। कोई आदमी बीमार हो जाए उसको कहते हैं बहुत ज्यादा दालें खाएं, पनीर खाएं, ये सब क्या है, प्रोटीन्स हैं। और इस प्रोटीन्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नाइट्रोजन है। उनमें जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो कंपोनेंट, वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है नाइट्रोजन। इट कॉन्स्टिट्यूट 16% ऑफ, किसी भी प्रोटीन्स के 16% वेट नाइट्रोजन का होता है। सो ताकि इट गिव्स यू एनर्जी। अब नाइट्रोजन लिव टू बी फिक्स्ड, दैट इज कन्वर्टेड टू, कुछ पौधे अब हवा से सीधा नाइट्रोजन नहीं ले सकते,
वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं, पर हवा से सीधा ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं ले पाते। वो क्या करते हैं, वो कुछ हमारे जमीन में पहले उसको हम नाइट्रोजन को किसी ना किसी वे में बदलेंगे, उसको किसी ना किसी फॉर्म में बदलेंगे, और वो क्या करेंगे, उसको या तो अमोनिया में बदलेंगे, नाइट्राइट्स में बदलेंगे, नाइट्रेट्स में बदलेंगे, जिससे कि प्लांट उसे ले ले और तभी वो भोजन कई चीजें बना सके। सो दिस ये एक बैक्टीरियाज होते हैं हमारे जमीन के अंदर जो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट्स और नाइट्राइल्स में, और फिर उससे वो पौधा लेता है विच आर, और वो फिर उस नाइट्रोजन को लेकर प्रोटीन बनाता है। सो दिस इज द, और फिर उस पौधे से हमारे जानवर खाते हैं, हम लोग लेते हैं, हम उस पौधे से जब हम खाते हैं खाना, इंसान खाता है तो वो अपना स्टूल पास करता है। आप रोज शौचालय जाते हैं, उस एक्सक्रीटा में भी निकलता है, उसमें नाइट्रोजन भी निकलता है, और वो फिर दोबारा जमीन में जाता है, जमीन में दोबारा बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस को कहते हैं कि नाइट्रोजन कैसे चली, पौधों में कैसे आई, पौधों से इंसान में कैसे आई, फिर इंसान के दोबारा जमीन में कैसे गई। सो दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट स्लाइड। सेडिमेंट्री साइकिल्स भी आपको मैंने बताया, सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं जिसका रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट से है। तो फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सर्कुलेटेड बाय मींस ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। ये कोई ना कोई आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता हो। आपने अभी देखा कि मैंने नाइट्रोजन साइकिल बोली है, वो कौन सी साइकिल है बेटे, सेडिमेंट्री है गैसियस साइकिल? गैसियस गैसियस, क्योंकि हमने हवा से लिया, हमारा रिजर्वायर हवा था। कार्बन साइकिल में हमारा रिजर्वायर हवा था। इसमें सेडिमेंट्री साइकिल क्या है कि हमारा जो साइकिल शुरू होगा या रिजर्वायर होगा वो अर्थ क्रस्ट होगा। तो फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, phosphorus, calcium, magnesium circulate by means of sedimentary cycle. The element involved in sedimentary cycling normally does not cycle through the atmosphere. ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, but follows a basic pattern of flow through soil erosion, sedimentation, mountain building, volcanic activity and biological transfer through the excreta of marine plants. ये कहना चाहता है कि जमीन से शुरू हुआ और जमीन में ही खत्म हो जाता है, उसको हम सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पढ़ना, फास्फोरस का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे अगर दोबारा इस इकोसिस्टम में सर्कुलेट होते हैं, दैट इज थ्रू द सेडिमेंट्री साइकिल्स। नेक्स्ट स्लाइड। इकोलॉजिकल बैलेंस सक्सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक भी है। ए कम्युनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एबायोटिक कम्युनिटी। एबायोटिक कम्युनिटी आपको बता दिया, ये नहीं इंपॉर्टेंट। इकोलॉजिकल सक्सेशन पर आइए। एबायोटिक कम्युनिटी इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन लिविंग इन एरिया। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। दिस इज सुमित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी नहीं है सुमित जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आई एम नॉट एबल टू गेट यू। मैम बुक्स बोल रहा था, बुक्स नहीं आई हमारी अभी। अच्छा, बुक्स नहीं आई। ये बेटे हाँ जी आपको मैम। डायरेक्ट मिलेंगी, या अगर हमारे पास आ गई तो आप संडे को बात करना, मैडम श्वेता से बात करना। अगर यहाँ सेंटर हमारे पास आ गई होंगी तो आप सेंटर पे आके ले जाओ। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। कोई बेटे आप कम्युनिटी, एबायोटिक कम्युनिटी क्या होती है, कोई डेफिनेशन पूछता है? एक बायोटिक। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन है मैम, मेरा जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल का, वो हिंदी में सब्जेक्ट है मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप हिंदी में ही जवाब दोगे बेटे। अगर आपका हिंदी में है तो आपकी बुक हिंदी में ही आएगी। कह सकते हैं बेटे अगर आपका हिंदी में है तो आपकी किताब हिंदी में आएगी, अगर आप इंग्लिश में है तो आपकी किताब इंग्लिश में आएगी।
मैम मतलब जिसमें फील करें उसमें आएंगे इंग्लिश, या जिसमें इंग्लिश में करें इंग्लिश में, जिसके हिंदी में करें इसके हिंदी में। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और बेटा ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, इसलिए जो मैं नोट्स दे रही हूँ आपको वही वही बना के दे रही हूँ जिसको आप पढ़ लो और आपको समझ भी आ जाए। इंग्लिश में लिखा हुआ है पर मैं उसको हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ कि जो इंग्लिश वाले हैं वो तो समझ ही रहे हैं, हिंदी वाले भी समझ रहे हैं। हाँ जी बेटा, इकोलॉजिकल सक्सेशंस दो तरह के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशंस। आगे चलो बेटा जरा इसको बता देते हैं। श्वेता जी नेक्स्ट स्लाइड। प्राइमरी सक्सेशन क्या है, ये दो वर्ड्स को समझ लो। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जिंदगी शुरू हुई, फिर बड़ी सिविलाइजेशंस आई, फिर प्रलय आ गई, फिर चली गई, ये सक्सेशंस होती है, इकोलॉजिकल सक्सेशंस होती है। अब प्राइमरी सक्सेशन क्या है? प्राइमरी सक्सेशन इज इनिशिएटेड फ्रॉम ए न्यू एरिया that has never previously supported by evolution। जहां कभी भी आपका कोई इंसान, कोई जानवर, कोई भी व्यक्ति नहीं था, एकदम नई जगह थी जहां से दोबारा उत्पन्न हुआ सब कुछ। So primary succession is initiated from a new area that has never previously supported by any कोई भी plants, animals वहां पर नहीं आए। So this could be newly exposed। कौन कौन सी हो सकती हैं ऐसी जगहें? एकदम लैंडस्लाइड आई हो, जमीन हिली थी, वहां सब कुछ खत्म कर गई, है ना। एक बार वॉल्केनो फटा, लावा निकला, वहां सारा कुछ सत्यानाश हो गया, फिर दोबारा जिंदगी वहां से शुरू हुई। सो प्राइमरी अकर्स व्हेन नो कम्युनिटी एग्जिस्ट बिफोर। सो इसका एग्जांपल दिया। सेकेंडरी कम्युनिटी की पहले कम्युनिटी तो थी, वेयर कम्युनिटी इन द एरिया इज ड्रास्टिकली डिस्टर्ब्ड leading to the destruction which leads in a new community moving into that area। Secondary construction ज्यादा कॉमन है। जैसे अभी हमारे, अब बताना जरा कौन से दो हमारे तूफान आए, जरा बताइए। यास और तैनाते। बेटे एक मिनट होता। हाँ जी, 11,400 में 2 किलो 2 किलो तो लिया, और येलो है आगे। ठीक है, बेटा ने देना, अब सवेरे आना आज। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही हाँ है। जी बेटा, आवाज आ रही है? अब आ रही यस मैम। यस मैम, आ गई अब आ गई। बेटे मोस्टली अभी मैंने पूछा था दो तूफान कौन कौन से आए थे। मैम साउदर्न में आया था तफाते, केरला से स्टार्ट हुआ था, और सेकंड आया था ईस्टर्न उड़ीसा से यास। हाँ जी, वेरी गुड। आप कौन से, क्या नाम है बेटे आपका? मैम युगल किशोर। युगल किशोर, वेरी गुड, बहुत अच्छा है बेटा। These Thank are you, very ma'am. important things, क्योंकि आपकी जीके का पेपर भी है, आगे पढ़ोगे तो कुछ एग्जाम्स भी दोगे। तो आपने देखा वहां तबाही मच गई, जगहें खराब हो गई, पर वहां कम्युनिटी पहले रहती थी। अब दोबारा कम्युनिटी वहां आएगी, अब दोबारा वहां पे दोबारा बसाया जाएगा। ऐसे ही आपने देखा था गुजरात में किस तरह बुरा हाल हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या जगह है वो? लास्ट टू भुज। लास्ट आए, बहुत साल पहले। भुज मैम। भुज, आपने देखा था सारी बिल्डिंग टूट गई, सब खत्म हो गया, दोबारा भुज दोबारा एस्टेब्लिश किया गया, वहां पे कम्युनिटीज दोबारा आई। तो इस तरह से कई जगह फायर लग जाती है, आग लग जाती है। तो बेटे
दोबारा कम्युनिटी पहले थी, खत्म हो गई, दोबारा उस पे डिस्ट्रक्शन हो गई थ्रू फ्लड्स, फायर्स, विंड्स, तो दोबारा आई, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ये बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड बेटा। इससे आपका चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो गया है। ठीक है, मुझे ये बताएंगे आपकी एक आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ। द मेन रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इन द बायोस्फीयर इज, बताएंगे आप? बायोस्फीयर इज एटमॉस्फेयर, रॉक्स, ओशंस, ऑर्गेनिज्म। कौन सा टिक करोगे बेटा? एटमोसफियर में ही है मैम, वो तो सबसे ज्यादा 78 नहीं नहीं, आपको किसने बता दिया कि नाइट्रोजन 78 उसकी रेशियो? यानी इस वक्त हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहे थे। हाँ, द मेन रिजर्वायर एंड द नाइट्रोजन इन द बायोस, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक बताओ मुझे, एक इस तरह का क्वेश्चन आया, in an ecosystem succession that occurs after a fire is a primary या oblique secondary succession? कौन सा टिक करोगे? सेकेंडरी सक्सेशन। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो मैं बार बार समझाने की कर रही हूँ, इसलिए है पर्पस। तीन घंटे के लिए आए तो पागल आए चलते, 3 ही क्लास हुआ मुझे एक सेमेस्टर में। मैम साउंड नहीं आ रही है आपकी। अरे ओहो, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। In your food chain, give 3 of each of the following. ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास। In your food chain, give 3 of each of the following. Who are producers? Food chain में कौन producers है? कौन शुरू हो गया ये बीच में? अब आपकी क्लास में इस वक्त 78 स्टूडेंट्स हैं बेटे, और बहुत शांति से बैठे हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, यू कैन आस्क मी बेटा, अदरवाइज अच्छा नहीं लगता बेटे, सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे। मैं क्वेश्चंस बताना चाह रही थी आपको कि इन योर फूड चेन गिव 3 ऑफ द फॉलोइंग। हु आर प्रोड्यूसर्स? नाम है, नाम देने पड़ेंगे आपको, क्या क्या प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स के नाम देने पड़ेंगे, हर्बीवोर्स के नाम देने पड़ेंगे। सो बेटा ये हो सकता है। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, टिक द करेक्ट आंसर्स। ए प्रोड्यूसर इज एट द स्टार्ट ऑफ ए फूड चेन, at the bottom of the ecological pyramid, and autotroph, all of these। बताओ जरा, मेरे को इसका जवाब दो, टिक करना है आपने। A producer is at the start of food chain, at the bottom of ecological pyramid, and autotroph, all of these। All of these। Very good, very good, very good, शाबाश। कौन है लड़की बेटा? Who is the student? मैम योगिता। वेरी गुड योगिता। आप ये है, a Doritos food chain begins always in the ocean with a producer, with a decaying organic matter, with air pollution। बताओ क्या टिक करोगे? With decaying organic matters। हाँ, डेटेरियस चेन जो है सदा डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के साथ शुरू होती है। ठीक है, ओके। टॉप कंज्यूमर्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी ईट। टॉप कंज्यूमर्स समझ गए हो? कौन से हैं टॉप कंज्यूमर्स? बताओ जरा, टॉप कंज्यूमर कौन से हैं? टाइगर, कार्निवोरस। जो भी जानवर दूसरे जानवर को खाता है उसको कार्निवोरस कहते हैं।
पर उन कार्निवोरस में टॉप कंज्यूमर्स कौन से हैं? लायन लायन तो कह रहा मैं लायन वेरी गुड, शाबाश। लॉयन, टाइगर, वल्चर्स, जिनको कोई नहीं खाता। नहीं खाता। ठीक है। सो टॉप कंज्यूमर्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी ईट हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ऑल ऑफ दीज। ओमनीवोरस क्या होते हैं? जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। लाइक ह्यूमंस मैम। लाइक मैनी ह्यूमन, जो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हाँ यस यस नॉन आर्ट है ना, मैनी हाँ मैनी होते हैं, और वो होते हैं जो हरी सब्जियां भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, वो ओमनीवोरस हैं। तो आप बताओ, जो टॉप कंज्यूमर हैं वो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी बाय ईटिंग हर्बीवोर्स, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ऑल ऑफ दीज। हाँ बोलो जी। All of these. आवाज नहीं आ रही है। आप मेरा जवाब सुन भी रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो क्या? मैम आवाज ही नहीं आ रही है। साउंड नहीं आ रही मैम आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? ये आवाज क्यों चली जाती है मेरी? आप सुन रही है बेटा? यस मैम। बताओ, आप टॉप कंज्यूमर अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय हर्बीवोर्स, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ऑल ऑफ दीज। और भी हाँ यस, ऑल All ऑफ of दीज। these मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और एक मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चंस आपके वहां पर आएंगे। इसमें आगे भी आया है, द बेसिक फंक्शनल सबस्टेनिक यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल लिविंग ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया दैट एक्सट्रैक्ट एक्सचेंज मटेरियल विद ईच ईयर। इसके लिए एक डेफिनेशन लिख दी उन्होंने, और उन्होंने कहा गिव वन वर्ड और टू वर्ड्स फॉर द डेफिनेशन गिवन बिलो। बताओ जी बेटे, क्या डेफिनेशन की लिखोगे नाम इसका? बताओगे आप? मैम रिपीट करना। एक डेफिनेशन दे दी उन्होंने, मानते हैं एक डेफिनेशन दे दी आपको। चलो मैं एक और डेफिनेशन बोलती हूँ। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द इकोसिस्टम। इसके लिए जरा एक या दो शब्द बताइए इसको क्या हाँ जी, क्या बोला बेटे? इसके लिए ऐसी डेफिनेशन लिख देंगे और कहेंगे एक वर्ड दो इनके लिए। क्या वर्ड दोगे बेटा इसके लिए? क्या वर्ड दोगे आप इसके लिए? वर्ड क्या दोगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स बेटा। ये डेफिनेशन किसकी है? एबायोटिक कंपोनेंट्स की है। समझ आ गई? अब मुझे ये बताओ, द एंटायर रीजन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, वेयर ऑर्गेनिज्म कैन लिव। क्या कहोगे इसको? क्या डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को क्या कहेंगे हम? बायोम्स। नो नो, बायोम्स। बायोस्फीयर बेटे, हमने बायोस्फीयर बताया नहीं था 3 टाइप का है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मुझे लगता है अब आपको एक चीज समझ आ गई। मतलब आपको डेफिनेशंस देंगे, टिकटॉक क्लिक राइट रॉन्ग पूछेंगे। सो दीज आर द ये तरीके हैं बेटे। अच्छा बेटे, चलो अब आगे चलते हैं, 3rd चैप्टर। अब इकोसिस्टम हमने पढ़ लिया। इकोसिस्टम के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या उसमें साइकिल चलती हैं, कौन सी फूड चेन्स हैं, क्या ट्रॉफिक लेवल्स हैं, कौन सा सबसे बड़ा यूनिट है। अब हम चलते हैं इकोसिस्टम। अब सबसे बड़ा इकोसिस्टम हमारे पास, अब तरह तरह के इकोसिस्टम्स हैं। पहला इकोसिस्टम है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आपने ये पढ़ रखे हैं अपने ज्योग्राफी के अंदर जब आप 10th में थे। अब इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में
कुछ फॉरेस्ट कॉनिफेरस हैं, कुछ टेम्परेट डेसिडियस हैं, कुछ टेम्परेट एवरग्रीन हैं, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल हैं, ट्रॉपिकल सीजनल हैं, सब ट्रॉपिकल। सो आपने अभी तरह तरह के 7 तरह के आपने फॉरेस्ट के इकोसिस्टम देखे। अब इनके लिए अलग अलग इनकी क्लासिफिकेशन, अगली टेबल दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने ये टेबल एक आपको बना दी, आप किताब में इसको काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको कोई पूछेगा भी ये कॉनिफेरस पौधे कहाँ मिलते हैं, वेयर दे आर अवेलेबल, कोल्ड रीजन्स जहाँ ज्यादा रेनफॉल हो, लॉन्ग विंटर्स हो, शॉर्ट समर्स हो, वहाँ जी कॉनिफेरस पौधे। इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें कौन कौन से आपको पौधे मिलते हैं, इसमें एवरग्रीन प्लांट्स मिलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो वहां पर हाई रेनफॉल है, जहाँ बारिश ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, फॉरेस्ट एवरग्रीन प्लांट स्पीशीज मिलेंगी, सच एज फीर, पाइन ट्रीज, स्प्रूस, ये एग्जांपल हैं पौधों के जो इसमें मिलेंगे आपको बेटा, ठीक है। आगे चलो, अच्छा इसके अंदर आगे नहीं बेटे, अब अगला है आपको पढ़ा है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। इनके ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होती है, और डेसिडियस ट्रीज होते हैं जो अपने पत्ते झाड़ देते हैं इन देयर लीव्स इन विंटर, और ग्रो न्यू फॉलेज, नए पत्ते आते हैं स्प्रिंग के अंदर। ट्रीज आर क्वाइट, इसमें कौन से पेड़ पौधे कौन से हैं, वो वाले पौधे मिलेंगे बेटे, आपकी आवाज कट रही है, वो ट्रीज मिलेंगे जो कि दे आर क्वाइट टॉल, अबाउट 40 to 50 मीटर इन हाइट। सो उसके कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं, आपको कोई टेबल में पूछ सकता है, ये मैपल ट्री, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं आपको जो लिखवाए हुए हैं, मैपल है, बीच है, ओक है, बासवुड है, कॉटन वुड है। हिमालयाज में, इन हिमालयाज ये वाली वेजिटेशन ज्यादा मिलती है, सिडार के ट्री, फिर के ट्री, ये सारे के सारे पौधे। इसमें जब आप नोट्स बनाए तो ऐसे ही बनाए, इनका कौन से ये कौन बोल रहा है, जरा श्वेता जी उनको प्रार्थना कर लो कि ना बोलें। मैम एक ये ERA करके है, मैं इसको बहुत बार म्यूट करी जा रही हूँ, ये बार बार अनम्यूट होकर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। मैं इनको रिमूव दो, ये लड़की इनको रिमूव कर दो बेटा, ठीक है मैम। अब है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का कहाँ पे होंगे, मेडिटेरियन क्लाइमेट, मेडिटेरियन होती है जहाँ ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, ड्राई विंटर्स समर्स हैं एंड कूल मॉइस्ट विंटर्स हैं। पौधे कौन कौन से मिलेंगे इसके अंदर बेटे, दीज इंक्लूड्स हेमलॉक्स, इसके एग्जांपल्स आपको मैंने वहां लिख दिए हैं यहाँ पर, दीज आर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में पढ़ा रही हूँ ना आपको इस वक्त। हाँ, तो इसमें देयर आर, इसमें द कॉमनली इसके जो एवरग्रीन ट्रीज हैं जिनके निडल लाइक ब्रॉड लीव्स है, ये हेमलॉक, यू, मैपल, श्रब्स आती हैं जो 3 से 4 मीटर हाइट होती है खाली इनकी, तो आपको वो मिलेगा यहाँ पर। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, ये है, इसका क्या लिखा है, colder than any rainforest and exhibit a marked seasonality with demarked temperature and rainfall. Temperate rainforest में they are colder than any other rainforest, और यहाँ पर बारिश और टेम्परेचर मास, इसमें मार्क्ड सीजनैलिटी है, सीजन के साथ साथ टेम्परेचर और रेनफॉल है, रेनफॉल इज वेरी हाई, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, इसका आपको डाइवर्सिटी मतलब काफी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं इस वाले टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में। फिर आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल टेम्परेट ठंडी जगहें होती हैं, ट्रॉपिकल थोड़ा सा मौसम गर्म होता है, तो वहां पर ट्रॉपिकल वर्ड आ जाता है। तो ये इक्वेटर, इक्वेटर किसी को पता है बेटा इक्वेटर क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय लाइन है मैम, जैसे उसके आसपास का एरिया, उसके आसपास का एरिया। और ये क्या करता है इक्वेटर?
ये मैम जैसे इक्वेटर का है एक तरीके से यहाँ पे ना, जैसे गर्मी और सर्दी वो एक तरीके से इक्वल टाइप में रहता है, गर्मी भी पड़ती है सर्दी भी पड़ती है, जैसे वो वो टेम्परेचर रहता है पूरा। हाँ वेरी गुड। इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, बारिश होती है ना, हाई और मोड, ये सारा लगातार यूनिफॉर्म ही रहता है। और एनुअल रेनफॉल यहाँ पर 200 सेंटीमीटर होती है और पूरे साल में ही होती है। ये नहीं है कि कोई मौसम किसी वक्त होगी किसी वक्त नहीं होगी। पर बेटे ये करता क्या है इक्वेटर? वैसे मैं फॉर योर जनरल नॉलेज, क्या है ये इक्वेटर? व्हाट डज दिस इक्वेटर, इसका कैसे, इस इक्वेटर का क्या महत्वपूर्णता है? इसके बारे में सॉरी मैम ज्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, पढ़ा नहीं है मैंने इसके बारे में। पूरी दुनिया को, इस दुनिया को दो हिस्सों में बांटने वाली एक ये रेखा है, जिसे मैम वो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। जो नॉर्थ में है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ में है उसको सदर्न हेमिस्फीयर, अर्धचक्र। ओके तो ओके भारत ठीक है। किसमें आता है? भारत कौन हाँ, से? बात के मैम 7 जिले इसमें से निकलते हैं शायद। नहीं, भारत हमारे देश में से इक्वेटर नहीं जाता। सच हम इसमें से इक्वेटर वो के पास है पर हमारे देश में से इक्वेटर नहीं जाता। नहीं, हमारे देश से नहीं जाता, हमारे में से दूसरी जाती है। ठीक है, कर्क हमारा रेखा जो निकलती है। हमारा जो अफ्रीका में से निकलता है इक्वेटर, उसमें से तो आता है इक्वेटर। नॉर्थन हेमिस्फीयर में मैम, नॉर्थन। भारत कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में या साउथ में? नॉर्थन। और साउथ के कोई देश बताओ, सदर्न हेमिस्फीयर में कोई महाद्वीप बताओ, महाद्वीप, कोई कॉन्टिनेंट बताओ। अफ्रीका, मैम अमेरिका, साउथ अमेरिका। कौन सा अमेरिका? कौन सा सेनोरिटा? अमेरिका मैम, अमेरिका। अमेरिका नहीं 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 बेटा, अमेरिका तो सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। चाइना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, रशिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउथ अमेरिका थोड़ा सा नॉर्दर्न में है, थोड़ा सदर्न में, ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा सदर्न में है। अंटार्कटिका भी होगा फिर तो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये थोड़े ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है ना बेटा न्यूजीलैंड, उसका आइलैंड एक पास। हाँ जी मैम, समझ आई ना? ये सारे के सारे, ये पूरा का पूरा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ये एक पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में। जब हमारे यहाँ सर्दियां हैं तो वहां गर्मियां हैं। ओके, उल्टा है हमारे से उनका मौसम। क्लियर? ये तो मैंने वैसे ही आपकी जीके की बात करी ताकि आपको कुछ याद रहे। अदरवाइज तो टॉपिक में तो ये है कि आपका जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका इट इज नियर द इक्वेटर, जो मैं बताना चाहती हूँ। इक्वेटर से याद रहेगा आपको ये वर्ड्स कि व्हाई दिस इक्वेटर। फिर है बेटे ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। ये कहाँ पे मिलता है? जहां पर टोटल एनुअल रेनफॉल बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसके अंदर एक क्लियर कट एक वेट पीरियड आता है, एक ड्राई पीरियड आता है। ठीक है, इसके अंदर ये अगर आपको कोई पूछेगा, इसकी जो मेन बातें हैं कि आप पूरा मौसम उस देश का, उस जगह का वेट और ड्राई पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हो। वेट ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। जो यहाँ पर फॉरेस्ट ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड डैश, आप लिखोगे मॉनसून फॉरेस्ट। टीक होती है ना, इज द मेजर लार्ज ट्री इन द बेस्ट ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। हमारे भी यहाँ पे टीक जहाँ मिलती है वहां पर ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट है। ठीक है, बैम्बू, कोई पूछेगा जी कोई बैम्बू कहाँ है, ये कौन से फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है, आप कहोगे ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, टीक भी और बैम्बू भी बेटा। फिर आता है सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर ज्यादा हाई रेनफॉल है बट लेस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द विंटर एंड समर। और इसमें आपके मैगोमी, पाम्स, ओक्स, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। सो इस तरह को मैं बताना चाहती थी, ये सारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ऐसी टेबल बना के आपने याद रखना है। अपनी किताब में से कुछ चीज रह गई हो तो उसको नोट कर लेना, जिसको कोई आप लिखना चाहते हैं। आगे चलो बेटा। देखो यहाँ पर एक फिलिंग द ब्लैंक्स आया हुआ है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर्स नियर द डैश।
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप लिखोगे इक्वेटर, ठीक है। आगे आता Yes, ma'am. अब आपके बेटे आते हैं, अब आपका इकोसिस्टम के, आपने फॉरेस्ट पढ़ा, अब आप पढ़ोगे ग्रास इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। हाँ, अब आप पढ़ोगे ग्रास इकोसिस्टम। ग्रास इकोसिस्टम क्या चीज है बेटा? ग्रास इकोसिस्टम, इसमें कोई आपको पूछेगा, इसमें क्वेश्चन आएगा भी ग्रास इकोसिस्टम किसको कहते हैं? जहां पर इट इज ग्रास फाउंड where rainfall is between 25 to 75 centimeter per year, not enough to support the forest. फॉरेस्ट नहीं बन सकता। आपको मैंने पढ़ाया इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जहां पर फॉरेस्ट बन जाता है, जंगल बन जाता है, बट अब कहीं जगह ग्रास है पर फॉरेस्ट नहीं है, तो वो ग्रास इकोसिस्टम है। वो वहां पाया जाता है जहां 25 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर फॉल रेनफॉल होती है, फॉरेस्ट नहीं बन सकता। और एंड दे आर जनरली फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है? टेम्परेट क्लाइमेट्स में। फिर वहां पे टेम्परेट क्लाइमेट्स में दो तरह की मेन फ्लोरल फॉइलेज मिलती है, एक को कहते हैं स्टेपिस, एक होती है सवाना। इन द स्टेपिस only during the brief wet season, where in the savannas foliage is large from grasses that not only grow during the wet seasons. अब इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा। इन स्टेपिस only during the brief wet season, whereas in savannas मतलब घास खाली उगती है थोड़े से देर के लिए वेट सीजन में, whereas in savanna जो forage है is largely from grasses and not only grow during the wet season but also during the whole dry season. दो छोटे छोटे अमाउंट में उगती है पर वो घास ड्राई सीजन में भी मिलेगी आपको। तो ये दो वर्ड्स के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज स्टेपीज एंड व्हाट आर सवाना। सवाना मतलब सारे टाइम वो हरा भरा रहता है, गर्मियों में थोड़ा रहता है पर वो रहता है। डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होगा बेटे? डेजर्ट्स कहाँ बनते हैं? जहां पे 25 सेंटीमीटर से रेनफॉल कम होती है, टेम्परेट रीजन। देयर इज अ वेरी हाई माउंटेन्स। कारण क्या होता है? माउंटेन्स की बहुत हाई माउंटेन्स होते हैं और वो जगह उस माउंटेन की शय में आ जाती है, वो जगह उस माउंटेन से छुप जाती है, उसके कारण वहां पर बारिश नहीं हो पाती। उन एरिया जो छुप जाते हैं उनको हम कहते हैं, जो ढक जाते हैं, जो कवर हो जाते हैं, उनको हम रेन शेडोज कहते हैं। फ्यू स्पीसीज उसमें उसमें क्या क्या पाया जाता है? जैसे रेप्टाइल्स हैं, कैमल्स हैं, सम इंसेक्ट्स हैं। आप इस किताब में इस टॉपिक के अंदर कुछ जानवरों के नाम लिखे हुए हैं, उनको जरूर पढ़ लेना। कई बार जानवरों के नाम लिखकर पूछ लेते हैं ये कौन से इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। इक्वेटिक इकोसिस्टम, इक्वेटिक आपको पता है कि 3/4 पृथ्वी का जो कवर है दैट इज बाय द वाटर, है ना। सो एक है फ्रेश वाटर, एक है सलाइन वाटर, एक है ब्रैकिश वाटर। ये भी आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये इक्वेटिक का मतलब समुद्र है, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, ये सारे के सारे इक्वेटिक इकोसिस्टम है। अगर फ्रेश वाटर किसको कहते हैं? जहां पर पानी द सॉल्ट की जो कंटेंट है 0.5% से कम हो, है ना। और एसलाइन वेयर द सलाइन किसे कहेंगे? 3% से ज्यादा हो। और ब्रैकिश वेयर द साइन जो सॉल्ट का कंटेंट है वो फ्रेश और सेलाइन वाटर के बीच का हो। बिकॉज ऑफ दिस सॉल्ट कंटेंट जो हमारी एस्चुरीज हैं, ओशंस हैं, वी आर डिफरेंट, क्योंकि ये सॉल्ट की मात्रा से ही हमारे ओशंस में, रिवर्स में जानवर कुछ जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उनकी काइंड्स फर्क होती है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड बेटा। मैंने जैसे बताया
इक्वेटिक इकोसिस्टम 3 भागों में बटा हुआ है, आपको इसमें से कोई भी को पूछ सकता है। फ्रेश वाटर जिसमें 0.5% से कम सॉल्ट हो, वो क्या है? लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्वैम्स हैं, पूल्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं। ये आपके एग्जाम्पल फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के हैं। मेराइन इकोसिस्टम जहां सेलाइन होता है, शैलो सीज, ओपन सीज, राइट। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम बेटे जहां पे एस्चुरीज, एस्चुरीज क्या होती हैं बताओगे कोई? एस्चुरीज चलिए पढ़ के बताइएगा कहा कैसे होगा। तो एस्चुरीज बेटे जहां पर रिवर समुद्र को मिलती है, वो जो एरिया मुहाना बोलते हैं मैम जिसे हिंदी में। क्या कहते हैं? मुहाना। डेल्टा, डेल्टा, मुहाना डेल्टा। यस यस, वेरी गुड। कौन सा बच्चा है बोला जवाब? प्रिंस। कौन बोल रहा है? मैं शुभम बोल रहा हूँ मैम, प्रिंस। प्रिंस, वेरी गुड प्रिंस, शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा। डेल्टास जो होते हैं, है ना, तो वो एस्चुरीज हैं। आपको कोई डेल्टा का नाम पता है जो हमारा बड़ा फेमस डेल्टा है? गंगा का डेल्टा मैम, जो सा सबसे हाँ, बड़ा है इंडिया। गंगा का डेल्टा है जो कि जब समुद्र में गिरती है, उसका क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। वेरी गुड। ये कौन बोली बेटी? मैम नितिका। वेरी गुड, शाबाश, वेरी इंटेलिजेंट बच्चे हैं इस क्लास में। तो एस्चुरीज, सॉल्ट मार्शेस, ये इनमें क्या है? इनमें मेराइन के अंदर तो 3.5% से ज्यादा नमक होगा। और जो ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है, ये फ्रेश वाटर और मेराइन इकोसिस्टम का बीच का पार्ट। सो ये बने बताना था। चलो जी आगे चलो। चलिए जी चलिए। अब इसमें बड़ा भारी क्वेश्चन एक आता है बेटे। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग। अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, मैच द फॉलोइंग आ गया बेटा इसके अंदर। पहला है, जैसे अब आप इसमें ये नाम याद करने पड़ेंगे और इसकी ये चीजें, ये मैंने बना दी टेबल आपको। न्यूस्टन, अब ये इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बेसिस के ऊपर नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया ना, नमक की मात्रा पे डिफरेंट इकोसिस्टम्स एक्वेटिक सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये लिखता है न्यूस्टन। ये न्यूस्टन वर्ड मतलब आपको याद रखना पड़ेगा इसको। न्यूस्टन का क्या मतलब है? ये कौन से और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक्वेटिक के जानवर, जीव जंतु कौन से हैं जो उसमें रहते हैं? ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद द सरफेस और फिल्म ऑफ वाटर और एयर वाटर इंटरफेयर्स, जो सबसे ऊपर की सतह में मिलते हैं, पानी और एयर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनिज्म उस सतह पे मिलते हैं उनको हम न्यूस्टन कहते हैं बेटा। ठीक है। पेरीफाइटन, पेरीफाइटन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ये जो हैं पानी के अंदर जो पौधे हैं उनकी जड़ों में लटके रहते हैं। बेटा तुषार, आप क्या पूछना चाहते हो? वेयर टू क्लिक, कहाँ पे क्लिक करना है आपने? आई एम नॉट एबल टू गेट यू तुषार, क्या क्लिक करना है बेटे? मैम ये पीपीटी के लिए पूछ रहे हैं। पीडीएफ का? मैं पीडीएफ को भेजूंगी बेटे। यस मैम, अपलोड कर दिया है, मैंने बोला इनको चेक करने के लिए। अभी हम अब कर दूंगी, पर मेरा लेक्चर सुनोगे नहीं, बस पीपीटी देख के नहीं चले जाना। मैं इसलिए पीपीटी नहीं, इसलिए कुछ नहीं दूंगी मैं फिर आपको, जब क्लास में सो जाओगे आप। पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा बेटा। एक आपने पढ़े थे ना, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन। ये प्लैंकटन क्या होते हैं? ये वो माइक्रो का मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जो फ्लोट करते रहते हैं, जो फ्लोट करते हैं बीच में। इनकैपेबल मतलब पानी की धार आई उस तरफ चल पड़े, दूसरी पानी की करंट आया उस तरफ चल पड़े। इनका कोई अपनी इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं होती। ये छोटे छोटे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो चलते रहते हैं, पानी जैसे आया उसी ने उनका कर दिया। नेक्टन क्या हुए? ये एक्वेटिक स्विमर्स कहते हैं, ये तैरते हैं, और पानी का करंट अगर उल्टे भाव में भी आएगा, पर जहां इन्होंने जाना है या उसी दिशा में जाएंगे, पानी के भाव से रुकेंगे नहीं। और इनका साइज 2 सेंटीमीटर टू बिग ब्लू, जो हमने वेल सुनी हुई है ना, ब्लू वेल,
ब्लू व्हेल, सबको पता है व्हेल को? जी मैम, जी मैम, जी मैम। और वो व्हेल क्या होती है? मछली जो होती है वो फिश है, पर वो है मैमल, हमारी तरह ही हाँ जी। है, अकेला एक एक्वेटिक मैमल है वो। तो एनिमल जो 2 सेंटीमीटर से लेके व्हेल तक के होते हैं वो स्विमर हैं, जहां उन्होंने जाना है वहीं जाना है, वाटर की करंट से नहीं रुकते, वाटर के पानी से नहीं रुकते, उसके भाव से नहीं रुकते, उसको कहते हैं नेक्टॉन। फिर आगे बेंथम्स, बेंथम जैसे इसका नाम वैसे इसका काम, ऑर्गेनिज्म एट द बॉटम ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम, सबसे जमीन में लगे हुए नीचे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल नीचे हैं उनको कहते हैं बॉटम ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम, बेंथम्स। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक टेबल बना दिया, कॉलम ए में लिख दिए ये वाले नाम, न्यूटन, पायरोफ्लैक्टन, और वहां दूसरे कॉलम बी में लिख दिए ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 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 बेटा। हाँ, ये मैंने पॉइंट्स उठाए हुए हैं। अब आता है बेटे कि फ्रेश वाटर, आपने पढ़ा था ना 3 तरह का इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर, मेराइन, ब्रैकिश। तो हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अब बात करते हैं। अभी हमने बात की थी एक्वेटिक के ऑर्गेनिजम्स की। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है बेटे, एक कहते हैं लेंटिक्स, एक कहते हैं लेंटिक, दूसरा कहते हैं लोटिक। अब भाई लेंटिक क्या है, लोटिक क्या है, ये पूछ लेंगे आपसे। लेंटिक क्या आता है, स्टैंडिंग और बेसिन सीरीज इको, ये पानी खड़ा हुआ पानी है, उसमें जो इकोसिस्टम है, उसमें जो फूड चेन चलेगी, उसमें जो जीव जंतुओं की एनर्जी का ट्रांसफर होगा, वो होगा लैटिक। जैसे लेक्स, बंद पानी है, भाव नहीं है उसके अंदर, पूल्स, पॉन्ड्स, मार्शेस, स्वैम्स, इसमें पानी जहां का है वही है, चलता नहीं है, उसको हम कहते हैं लैंटिक। लोटिक, रनिंग वाटर, जहां पे पानी इकोसिस्टम वहां पाया जाएगा, उसको हम लोटिक कहेंगे। लौटता ही रहता है, लौटता ही चलता, मतलब चलता ही रहता है। तो रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, झरने देखे ना, पानी लगातार चलता जा रहा है। तो जब ऐसे चलते हुए इकोसिस्टम यहाँ पर जो मिलता है वो लोटिक मिलता है। तो आपको कोई पूछ सकता है लेंटिक क्या है, स्टैटिक है, लोटिक क्या है, जो रनिंग है। चलिए आगे चलिए। अच्छा, आगे पिछली स्लाइड देना बेटे। आपने देखा कि लेंटिक इकोसिस्टम, ऑल सिस्टम्स विच हैव ए स्टैटिक बॉडी, जहां पे पानी का भाव नहीं है, स्टैटिक वाटर है। लेक्स, उसमें 3 वर्ड्स आए, लेंटिक के अंदर 3 वर्ड्स यूज करे गए हैं कि कहाँ है, लेक्स में है, इम्पाउंडमेंट्स में है, और वेटलैंड्स है। वो सारा ये पूछेंगे डैश, ये इनमें कौन सा इकोसिस्टम, आप क्या लिखोगे, लेंटिक इकोसिस्टम है। तो अब आप ये पूछेगा, अब नेक्स्ट स्लाइड से लाओ, नेक्स्ट लाओ बेटा। अब इम्पाउंडेंट्स, अब इम्पाउंडेंट्स क्या है, ये कहते हैं, खड़ा हुआ तो पानी है स्टैटिक। अब इम्पाउंडेंट 2 तरह के हैं, एक है ऑन स्टेम, एक है ऑफ स्टेम रिजर्वायर। तो they can be called off stem, on stem, depending on how they have been created, किस तरह ये बने। They are located in upland areas and formed by dam or a stretch of river stream suitable river valley. Only in हिंदुस्तान में ये ऑन स्टेम्प ही मिलते हैं, ऑफ स्टेम्प नहीं मिलते। ये कहाँ मिलते हैं, ऊंचाई में आपने पानी का इकोसिस्टम खड़ा कर दिया, डैम बना दिया, ऊंचाई पे मिलेगा, है ना। और अगर ये कोई निचाई, काफी अगर बहुत डीप खोद दिया और फिर वहां पर पानी जाके इकट्ठा हो गया, पानी को पहले वहां से निकाला, मतलब लो लैंड एरियाज में बाय पंपिंग वाटर सम डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर और फ्रॉम एन अंडरग्राउंड सोर्स, वहां पे जो इकोसिस्टम मिलेगा, जो इकोसिस्टम मिलेगा इम्पाउंडेंट, उस टाइप का नाम होगा ऑफ स्टेम रिजर्वायर। वेटलैंड्स क्या है बेटे, wetlands are permanently or periodically water covered areas, either artificial created or by nature.
लगातार उस एरिया में पानी खड़ा रहेगा, या तो आपके द्वारा मनुष्य ने कर दिया या नेचुरली वहां बारिश इतनी है उस एरिया के अंदर पानी ही रहेगा लगातार, वो कभी सूखा नहीं होगा। वेटलैंड्स दो तरह की है, इनलैंड वेटलैंड्स और कोस्टल वेटलैंड्स। दो तरह की वेटलैंड्स हैं बेटे। इनलैंड वेटलैंड्स अकर व्हेन इनलैंड इज कवर्ड बाय लैंड एंड कंटेन्स फ्रेश वाटर। कौन सा वेटलैंड है इनलैंड? इनलैंड पानी के आसपास जमीन है। बेटा इसको निकाल दो आप। रजत ठाकुर जी क्या कौन है ये? आई होप कि आप प्लीज चुप हो जाएं। थोड़ा सा समय रह गया, 5:01 हो चुका है, मुझे 10 मिनट और चाहिए, मैं आपको उसके बाद खत्म कर दूंगी। बेटा अगर बीच में पानी है और आसपास लैंड है उसको हम कहते हैं इनलैंड वेटलैंड्स। कोस्टल वेटलैंड्स क्या होती है? दे अकर नियर द कोस्ट एंड कंटेन सलाइन और ब्रैकिश वाटर आता है। फॉर एग्जांपल मैनग्रोव्स, स्वैम्स, ये सारी चीजें कोस्टल वेटलैंड्स में आती हैं। क्या होता है बेटे? कोस्टल वेटलैंड से मेन ओशन से पानी निकलकर बाहर आ जाता है और उसके आसपास इकट्ठा हो जाता है, तो वो वहां पर पानी तो रहता है पर वो दलदला सी जगह बन जाती है, उसको कहते हैं स्वैम्स। मैनग्रोव स्वैम्स, मैनग्रोव फॉरेस्ट एक तरह के हैं, वो भी वहीं पर ही पाए जाते हैं। आगे चलिए, आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड। अब लोटिक इकोसिस्टम, वो तो मैंने बता दिया है। लैंटिक में क्या आता है? लैंटिक में लेक्स आती हैं, इम्पाउंडेंट्स आते हैं, वेटलैंड्स आती हैं, उनकी टाइप बता दी। अब लोटिक क्या है भाई? लोटिक और फ्लोइंग वाटर हैबिटेट्स में क्या क्या आता है? रिवर, स्ट्रीम्स, ब्रुक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्या फीचर हैं लोटिक के? रिवर्स आर ओपन, दो तरह रिवर्स, रिवर, स्ट्रीम एंड ब्रुक्स। वो कहते हैं द मोस्ट, इसके लोटिक के खास क्या फीचर्स हैं? इसमें रिवर्स आर ओपन और हेट्रोट्रैफिक, where lakes are closed or self-contained system contains except for some gain or losses from inland। ये बताना चाहता है कि रिवर और ये जो आपके लेक्स हैं जो बंद हैं उनमें और इनमें क्या फर्क है? रिवर्स आर ओपन, ऑफ कोर्स, हेट्रोट्रॉफिक सिस्टम, कई तरह की इसमें जीव जंतुओं की फूड चेन चल सकती है, हेट्रोट्रॉफिक है। पर लेक्स आर क्लोज होती हैं, बंद होती हैं, वहां पर जो एक बार सिस्टम आ गया, जो चीजें वहां आ गई वो वहां पर ही इकट्ठी होंगी, उसमें आना जाना इनफ्लोइंग वाटर नहीं है। उसी तरह न्यूट्रिएंट्स लेक में, एक लेक में कई बार आप यूज करते हो उसी लेक के अंदर, पर रिवर के अंदर तो हर बार पानी आएगा, नए न्यूट्रिएंट्स लेकर आएगा, नए जानवर लेके आएगा, नए पौधे आएंगे। सो टेम्पररी अवेलेबल हैं न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स और एनिमल्स को। और पर लेक में एक तरह के न्यूट्रिएंट्स बार बार वही साइकिल चलती रहती है, वो बार बार उसे कर सकते हैं। सो लोटिक सिस्टम रिवर्स होती है, पर इसने डिफरेंस बताया कि रिवर और लेक्स में क्या अंतर है। नेक्स्ट स्लाइड। मेराइन इकोसिस्टम, आपने अभी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पढ़ लिया, लैंटिक, लोटिक। अब आ गया मेराइन इकोसिस्टम। आपने पढ़ा था ना मेराइन इकोसिस्टम में क्या है? मेराइन इकोस हैबिटेट, इसके अंदर दो तरह के हैबिटेट होते हैं। हैबिटेट मतलब रहने वाली चीजें, एक को कहते हैं बेंथिक जोन, एक को कहते हैं प्लेजिक जोन। ये जो ओशन का बिल्कुल निचला हिस्सा है, बॉटम ऑफ द फ्लोर ऑफ ओशन है, रिगार्डलेस वो कितनी भी डेप्थ है, वहां पे जो हैबिटेट पाया जाएगा उस एरिया को कहते हैं बेंथिक जोन। पेजिक जोन क्या है? रिप्रेजेंट्स द फ्रेश वाटर जोन फिलिंग द बेसन, जो बीच का ऊपर से लेके उस तक का है, दैट इज प्लेजिक, प्लेजिक जोन। और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम मेराइन इकोसिस्टम है। कोई आपसे पूछे the largest and the most stable ecosystem is marine ecosystem. Next slide. एस्चुरीज मैंने आपको बता दी थी। एस्चुरीज क्या है?
सेमी इनक्लोज्ड कोस्टल ओशन कंटेनिंग ब्रैकिश वाटर, यहाँ पर ब्रैकिश वाटर होता है, ठीक है ना। ये एक ट्रेडिशनल जोन है बिटवीन रिवर एंड सी। सबसे ज्यादा उपजाऊ चीज है, उपजाऊ, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पर सारी नदी यहाँ पर बहाकर जितना भी पहाड़ों से निकलकर न्यूट्रिएंट लाती है, जो बीच में छोड़ती जाती है, और जो बाकी है वो जब समुद्र में डलती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो ये हाईली द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम वर्ल्ड का कहाँ पर है? प्रोडक्टिव एस्चुरीज पर। एस्चुरीज हैं क्या? सेमी इनक्लोज्ड कोस्टल ओशन कंटेनिंग ब्रैकिश वाटर। यहाँ पर आसपास जमीन है, एक तरफ पानी है और उसमें ब्रैकिश वाटर मिलता है, राइट, डिस्कनेक्टेड, ठीक है। इन इंडिया आपने देख ही रहा है, प्लेंटी अलोंग द केरला में तो बहुत सारे हैं ऐसे एस्चुरीज। आगे और सुंदरबन डेल्टा आपको खुद ही आपको पता है। आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड। एस्चुरीज के फीचर्स क्या हैं? एस्चुरीज के कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं? ये 3 तरह, क्योंकि एस्चुरीज में मेराइन वाटर भी है, फ्रेश वाटर भी है, ब्रैकिश वाटर भी है। एस्चुरीज इज ए मिक्सचर ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर एस्चुरीज में आपको 4 तरह के वेजिटेशन मिलती है, फाइटोप्लैंक्टन, मार्श वेजिटेशन, मड फ्लेक एल्गी, एपिलेक्टिव प्लांट्स। आगे चलिए, जानवर मिलते हैं और बस मैम, बस। नेक्स्ट बेटा, बस मैम इतने ही हैं। ओके, सो दीज आर द चैप्टर नंबर 3 बंद हो गया अब आपका। और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने जो बताए हैं आपको, ये क्वेश्चंस इस तरह आपने तैयार करने हैं। अब आप मेरे को बताओ ट्रू और फॉल्स। मैं एग्जांपल देती हूँ। एस्चुरीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई सॉल्ट कंटेंट इन देयर सबस्ट्रम। बताइए ठीक बात है गलत बात? ठीक बात है मैम, सही है, ट्रू। राइट है मैम। ट्रू कैसे हो गया बताओ भाई? एस्चुरीज में सबसे ज्यादा सॉल्ट का कंटेंट है। No, ma'am. Only 5% saline. 0.5% सलाइन है खाली। अच्छा, 25 है। अच्छा, कैसे काउंट करके आए आप लोग? कैसे मिले आपको ये जवाब? पढ़ो बेटा, ब्रैकिश वाटर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये नहीं है। एस्चुरीज डू नॉट सपोर्ट लार्ज ऑर्गेनिज्म। ट्रू और फॉल्स? डू नॉट सपोर्ट का मतलब है ज्यादा ऑर्गेनिजम्स नहीं होते यहाँ पर। डू नॉट सपोर्ट मतलब यहाँ पर ज्यादा जानवरों को नहीं रख सकते। False. False, very good. Estuaries are the most productive ecosystem of biosphere. हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे आप? हाँ जी, जवाब दो। ट्रू मैम, ट्रू। यस, ट्रू। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरह का क्वेश्चन एक तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि इस तरह से आएंगे। अच्छा, और है और इसका आपने कोई सवाल पूछना हो? आपके मन में कोई बात हो बेटे? मैम हमारी क्लास अब कब लगेगी? अब आपकी क्लास, मेरी क्लास आपकी 26 को लगेगी, ठीक है। हेलो मैम, अटेंडेंस कैसे होगी? जो इसका अगला जो मैं 3-4 चैप्टर पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी 26 को, उसका लिंक आ जाएगा। अटेंडेंस के लिए क्या प्रोसीजर है मैम? कहाँ पे लगेगी? आपकी अटेंडेंस लग रही है। जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो बेटे, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। हमने आपकी सब बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और हमारे पास रिकॉर्डेड अटेंडेंस है इसमें। ओके मैम।
थैंक यू। हमें कोई फिजिकल नहीं लेनी अटेंडेंस, बस इसमें रिकॉर्ड हो गई, हम इसको रख लेंगे कि आप अटेंडेंट थे यहाँ पर। मैम हमारा तो हिंदी है ना? क्या चीज? मीडियम हिंदी। हाँ जी हिंदी है तो क्या हुआ? हिंदी हुआ तो क्या हुआ? मैं ये बोल रही हूँ, जैसे पीडीएफ है तो हमें भी आप मेल कर देते। क्या कर देते? मेल कर देते। क्या चीज मेल करूं बताओ? ये पीडीएफ जो आपके पास में मटेरियल बुक नहीं आई है तुम्हारी। भेज दिया बेटे मैंने, सारा कुछ भेज दिया। पीपीटी जो है वो चैट बॉक्स में अपलोड कर दी गई है, आप स्क्रॉल अप करके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, बाय मैम। ओके मेरे को लगता है आज के लिए सबको समझ आ गई है बात। यस मैम। अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, नहीं तो ओके बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अब आपको दोबारा लिंक भेजेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 26 को होगा, आप अटेंड करें जरूर। ओके इतना पढ़ाया है वो समझ आ गया बेटे? यस मैम। थैंक यू मैम। कल भी लगेगी क्लास। कल आपकी क्लास मेरी नहीं होगी बेटे, हर एक रोज का टीचर अलग है, वो जो आएगा आपकी मेल पर आएगा। ओके मैडम। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। एंड द मीटिंग मैम। थैंक यू बेटे। हम मीटिंग लीव करते हैं, आपके चैट बॉक्स में डाल दिया मैंने पीडीएफ, उसमें से ले लीजिए। एक मिनट मैम वन क्वेश्चन। हाँ बताइए बेटे। मैम जो जिनका हिंदी मीडियम है उनको ये हिंदी में मिलेगी या इंग्लिश? हिंदी में मिलेगी बेटा, हिंदी में मिलेगी। थैंक यू मैम। और किसी का सवाल है बेटे? हम मीटिंग छोड़ दें अब? ठीक है मैडम। ओके वी क्लोज द मीटिंग नाउ।